बस चंद ही लम्हों में हम फेसबुक लाइव हुआ चाहते हैं और जनाब ये चंद लम्हे जो होते हैं, तो लीजिए साहब हम लाइव हो गए। और जी हाँ, रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक भीगी भीगी शर्माई सी सुबह है और मगर गर्मी साहब 23 डिग्री की तमाजत, मौसम गर्मा की ये आखिरी रमक। मौसम खिजा पिछले दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और बस आया चाहता है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड एक बहुत ही अहम जासूसी दुनिया के बेताज बादशाह हजरत इब्न सफ़ी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम उनके साहबजादे मोहतरम अहमद सफ़ी साहब से गुफ्तगू शुनीद करेंगे। वो भी बनफ्स नफीस आ चुके हैं। कहते हैं बरगद के भारी भरकम दरख्त के साए में कोई छोटा मोटा पौधा नहीं पनपता। ये भी कहते हैं कि सेलिब्रिटीज के बच्चे बड़ी मुश्किल से अपनी पहचान बना पाते हैं। आज की मुलाकात से हमें मालूम होगा कि मोहतरम अहमद सफ़ी भाई अपनी पहचान बनाने में कामयाब है। पेशे से इंजीनियर, हमारी एक खाला हुआ करती थी, इंजीनियर सुन कहती थी अच्छा मिस्त्री हैं, तो ये बहुत आला क्योंकि इन्वेंटर भी हैं तो मिस्त्री कह सकते हैं आप। मगर साहब ज़ौक़ और अदब की दुनिया में एक जाने माने शायर और अदीब। आइए अहमद सफ़ी भाई का इस्तकबाल इनके ही एक अछूते शेर से करते हैं कि जो भी अहमद सफ़ी से मिलता है साहिबों लाजवाब होता है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 149th एपिसोड। जिगर अहमद सफ़ी भाई, आदाब, मिजाजी करामी। तस्लीमात जावेद भाई, मेरे लिए एजाज़ कि आपके इस शोर आफाक प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। 150वां होता शो तो ज़्यादा मज़ा आता। 149 पर कर दिया आपने, यानी एक रन और हो जाता तो 1.5 सेंचुरी हो जाती। मगर चलिए कोई बात इसमें भी एक मजा है कि साहब 149th, तो लोगों को फिर ख्याल होता है कि 150, तो उसी 150 के चक्कर में लोग इसको याद रखेंगे कि साहब ये जो था ऐसा था। इससे पहले कि हम हमारी गुफ्तगू शुनीद आगे बढ़े, एक मैं चाहता हूं कि दोस्तों को आपकी कुछ नादिर, आपकी क्या इब्न सफ़ी साहब की नादिर और नायाब तस्वीरें जो बहुत कम दोस्तों ने देखी होंगी और उनके चाहने वालों के लिए इट्स अ ट्रीट, तो उसे शेयर करते हैं, तो उसके बाद बातें होंगी। खुश आमदीद हुजूर। माशाल्लाह। ये कब की तस्वीर है, ये आपको अंदाजा है? ये 60s की है तस्वीर, और एक फोटोग्राफर के यहाँ ये तस्वीर खींची गई थी। और इसके साथ की तस्वीरें समझें अभी 2004 या 5 में डिस्कवर हुई। क्योंकि जो फोटोग्राफर थे उनके पोते को वो मिली, वो दुकान अब तक है, तो ही मतलब उन्होंने सारी डेवलप करा के फिर शेयर की उनसे। तो इस सीरीज में कई और तस्वीरें मिली। वाह वाह, अच्छी तस्वीर है ये, बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर है माशाल्लाह। ये बताइए साहब। ये हमारी अम्मी हैं, उम्मे सलमा खातून, और ये उनकी गोद में हम हैं। तो पता नहीं किस बात से उदास हैं। एक बात बड़ी खूबसूरत बताते हैं कि अम्मी को अब्बू उम्मुल खबाइस कहा करते थे, खबीसों की। अब देखिए कि इसमें कितना जबरदस्त इख्तियार है कि शराब को भी उम्मुल खबाइस कहा करते हैं। तो बीवी के लिए इससे अच्छा
जो कमेंट होगा वो क्या होगा। अच्छी तस्वीर है, ये बहुत अच्छी तस्वीर। बहुत बहुत मेरे लिए दिल के करीब है तस्वीर। या अच्छा साहब, ये तस्वीर जो है इसमें बीच में तो मैं बैठा हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरे वालिद साहब हैं, और जो राइट हैंड पे हैं मेरे चचा गुलाम किबरिया साहब, मेरी वाइफ के, मेरी बेगम जो है कौसर किबरिया, उनके वालिद हैं। तो वाह। आप देखें कितना पहले से काम शुरू कर रखा था मैंने प्रोजेक्ट पे। बहुत अच्छा। नहीं, पहले ऐसे ही होता था। पहले इसी तरह होता था। नहीं, माशाल्लाह, उनकी दूरंदेशी देखिए, कामयाब मामला है बिल्कुल। ये नाजोबाद वाले घर की थी। जी जी, ये भाई भी क्या बात हमारी तस्वीर है। और ये रेडियो होता था मर्फी रिचर्ड्स का, है। तो 9 बजे जनाब वो सारे स्टूडियो नंबर 9 से एक ड्रामा आता था, तो सब इसके गिर्द बैठे होते थे, तो यहाँ सुना जाता था। ये जिस चारपाई पे मैं हाथ रखे हूँ उसकी पट्टी नजर आ रही है, जी खाली हाँ अब्बू जी। की चारपाई हाँ, पे, उस पे वो बिस्तर वगैरह डाल के फिर वो अपना लेट के लिखते थे। हमारे बच्चों को क्या पता कि इसका क्या चार्म हुआ करता था। क्या चाह तो झलक देगा। बिल्कुल बिल्कुल, भाई माशाल्लाह। ये मेरी फैमिली है। सामने जो हजरत तस्वीर ले रहे हैं ये असमर सफी मेरे बेटे हैं, आजकल हार्वर्ड में ज़ेर तालीम है। पीछे हार्वर्ड बेटी में। जो है उसने एक गोल्ड मेडल पहन रखा है, इस वक्त जब बैचलर्स में इसको गोल्ड मेडल मिला था वाह, साइकोलॉजी। और ये मेरी वाइफ है कौसर सफी, कौसर किबरिया सफी। अच्छी तस्वीर, जी हाँ, वेरी गुड, हैप्पी फैमिली। भाई वाह। काफी अच्छी तस्वीर है। ये कंपोजिशन में आई डोंट नो कितना देख सकते हैं, लेकिन नीचे सबसे नीचे तस्वीर है धमाका, एक मूवी बनी थी उसके सेट की है। बराबर में वहीद मुराद खड़े हैं, अब्बू के राइट पे, लेफ्ट पे जावेद इकबाल हैं, जावेद शेख अब कहलाते हैं, फिल्मों के हीरो हैं। और बिल्कुल दाएं जानिब मौलाना इब्नी जो जेमसन बने थे उसमें मूवी अच्छा, में, जफर मुल्क जो थे वो जावेद इकबाल या जावेद शेख बने थे। और इस तरफ कमर जैदी और मदन साहब हैं। कमर जैदी जो थे जो छोटे से कद के वो हिदायतकार थे, तो मदन जो थे वो कैमरा मैन हैं। ऊपर जो है तस्वीर से है वो लामा जमीर अख्तर नकवी साहब हैं, राइट पे बैठे हुए, फिर अब्बू हैं, फिर जमीर अख्तर साहब के बड़े भाई थे। ये अब्बू की चंद आखिरी तस्वीरों में से, जिसको अब्बू ने कहा था कि इसमें मैं जोश साहब की तरह लग रहा हूँ। ऊपर वाली तस्वीरें जाहिर है कि 70s की हैं, एक तो 60s की है लेफ्ट वाली, राइट पे जो है वो 70s की है, इसमें टाइम है। वाह, इब्ने सफी। ये हमारा घर जो था वहाँ पे तो मतलब जाहिर है बिका, और फिर उसके बाद वहाँ पे लोगों ने तो हाई राइज बना दिया, लेकिन जिसने बनाया था उसने ये तख्ती खुद लगवाई। उसने कहा कि मैं ये रखना चाहता हूँ यहाँ पे यादगार, के लोगों को बता रहे कि इस जगह पे इतनी किताबें तसनीफ की गई इसी घर में। वाह, ये तो उनका बहुत बड़ापन है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो उन्होंने इब्ने सफ़ी विला का एक वो लगा के इसको नाम रख दिया। मकान नंबर 6/6, ब्लॉक जी, नाजोबाद नंबर। तो 6/6 आपको पता है आई साइट के लिए भी हाँ होता है। हाँ हाँ। तो बसीरत जो है वो 6/6 हो तो सब साफ नजर आता है। इस घर के अंदर 6/6 बसारत, बसारत तो थी, 6/6 बसीरत थी यहाँ पे। वाह वाह वाह। Right. हमारे यहाँ ये अल्लाह उसका भला करे, इतनी अकल आ गई, उन्होंने इसको बचा लिया। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं, यूरोप में आप घूमिए तो मामूली दर्जे का भी राइटर है तो उसके साथ घर को जो है वो बना देते हैं म्यूजियम, और तो यहाँ बैठते थे हजरत और यहाँ लिखते थे और यहाँ कॉफी पीते थे। ये सब चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए, अब हो जाना चाहिए साहब, इसकी अब चीज होना जरूरी है, बिल्कुल। बहुत जरूरी। या वेरी गुड। इब्ने और सफी ये स्ट्रीट। जो है वहाँ पे जिस 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 सड़क पे वो मकान है उसको अब नाम दे दिया गया इब्ने सफ़ी स्ट्रीट। बाकायदा उसको गूगल पे भी शामिल कर लिया गया है। तो नाज़िमाबाद 2 नंबर में ये इब्ने सफ़ी स्ट्रीट मौजूद है। मुख्तार अली साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त, हाँ हाँ, आप जानते होंगे उनको। ये हमारी किताब की भी उन्होंने उनकी बनाई है, अच्छा, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। उनकी खत्ताती, तो हमें हाँ, ये फख्र है कि इतने बड़े खत्तात ने जो है इसके तख्ती बनाई और इसको नस्ब करवाया वहाँ पे फिर हम लोगों वाह वाह, ने। ये भी बहुत अच्छा बनाया साहब, ये ये भी बहुत। मुख्तार साहब हाँ का तोहफा है। मेरा नाम मुझे मेरे दिल के करीब है, बहुत हाँ, खूबसूरत लिखा है। बहुत अच्छा है बहुत जी। बड़े हम्म, आर्टिस्ट हैं वो, खत्तात हैं। बहुत अच्छा, ये तस्वीर भी अच्छी है साहब। कि हाँ रिसेंटली डिस्कवर हुई, ये पहले काफी अरसे से नहीं थी। हम्म, और ये मेरा ख्याल है ये भी 60s की है, लेट 60s की है अभी की। हम्म। तो यहाँ आपसे बड़ी क्योंकि मशाहबत है।
अच्छा। हाँ, गुलाम जैसा बनाए। अबू ने 1970 में सिगरेट छोड़ दी थी। अच्छा। ये 60 की है, और उसके बाद आपको पता है ना, सिर्फ 29 या 30 सिगरेट पीते थे वो गिन के उसमें साल में। आपको ओह, पता है क्यों 29 या 30 की, क्या पीछे उसके वो है? क्या क्योंकि है? वो सिर्फ रमजान में रोजा खोल के एक सिगरेट पीते थे। तो अगर 29 का चांद निकल आया तो 29 सिगरेटें हुई, अच्छा और अच्छा। अगर 30 का निकला तो आखिरी सिगरेट नहीं। अरे वाह। तो इस वाह। तरह से ये हाँ, एक और एक राज की बात बहुत है। अच्छा। तो साहब ये किताब, इसकी तस्वीर अक्स हमने इसलिए लगाया है कि इसकी कीमत देखिए 1 रुपए है। तो ये बहुत इसके ये हाँ, बड़ी जबरदस्त। हाँ, इमरान अच्छा, सिद्दीकी। इसका जो ये टाइटल आप देख रहे हैं, हम्म। ये बनाया है हनीफ नहीं, रामे साहब ने। हाँ, बड़ी बात हनीफ है। रामे जो बाद में वजीर बने और बड़े हम्म, सियासतदान थे। हाँ। और ये उस वक्त जो थे एक यंग आर्टिस्ट थे, और इनको फिर मतलब ये मौका दिया कि चलिए वो यकरंग एडिशन कहलाते थे, इसके टाइटल आप बनाए। तो जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज का उन्होंने बनाया। इस हम्म। तरह से ये क्या कहते हैं, बड़ा कीमती है। इसका इसका अगर आप आगे जब हम बातें करेंगे तो इसमें याद दिलाइएगा इन एडिशंस की अब वर्थ क्या है अमेरिका में, नहीं, मैं ताकि आपको। इसके ऊपर सवाल होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी जी जी। उसके बाद ये 2 रुपए दिलचस्प। हो गए। हम्म। हम्म। ये 2 रुपए है बिल्कुल, कि ये 12वां नंबर मौत की आंधी। हम्म। ये जो है ये भी होता, ये बात का है, ये टाइटल, ये 80s का है, अबू के इंतकाल के बाद का है ये। 80s थोड़ा में भी बदला 14 रुपए बहुत कम है। जी हाँ। जी हाँ जी हाँ, कीमत काफी उस वक्त के हिसाब से बहुत कम। बहुत कम है। ओहो, फैंस के लेटर्स हैं ये सारे। ये जी जो है बड़ी कीमती चीजें हैं। ये अब्बू के पास डेली ये एक दिन की मेल होगी अगर आपको मैं बताऊं, यानी ओहो। इससे ज्यादा तो फैला हुआ है, लेकिन ये कि पूरी एक गट्ठी आती थी, उसमें जो थे फैंस के लेटर होते हैं। इतनी जी हाँ। फैन मेल जो है अब तो ईमेल में आती हैं सब, हम्म। वो उसके आते। तो मजे की बात ये है कि कोई लिफाफा भेजे या ना भेजे, वो सबको जवाब देते हैं। अब ये देखिए बरतानिया से भी आया हुआ है इसमें, हम्म। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, इंडिया से बहुत आते थे खत जब तक खुली जी हाँ। हुई थी वो। तो वो काफी, यानी हर एक को जवाब देते थे वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। इस बात की। ये बाद की जिल्दें जो हैं वो काफी सुधर गई हैं। हाँ, जी हाँ। इसमें ये किया गया था कि जैसे इसमें 4 नॉवल एक जल्द में है, एक जिल्द तो में। जी हाँ। चारों पे पुराने जो उनके टाइटल्स थे उनका अक्स किया गया। और हम्म। इसमें हमने कोशिश की कि वो अक्स दें आमतौर पे जो यहाँ पे नहीं, मतलब इस पे चारों जो है वो इलाहाबाद एडिशन के अक्स हैं, अगर आप हम्म। गौर करें। तो हम्म। ये डॉक्टर ड्रेड सीरीज की जो है, और जब इंग्लिश में तर्जुमा हुआ इस पे तो तब भी यही टाइटल्स उस पे लगा। इस्तेमाल किए गए। वाह। जी, उनका आर्ट्स दिया, ताकि वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू जो है वो उसकी रहे। रहे। हम्म। इसी तरह से शोला सीरीज मशहूर जासूसी दुनिया की, तो इसमें भी अगर आप देखें तो वो इलाहाबाद एडिशन के हैं। हम्म। फिर ये बेबाकों की तलाश, पहली की तस्वीर, जोंक की वापसी, इसमें तीनों जो हैं ये कराची एडिशन के कराची एडिशन हैं। लिखा है। जी जी। जी 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 जी। वाह। इमरान सीरीज। ये इमरान जी, इसमें भी ये कराची एडिशन के ही हैं। यहाँ पर एक इलाहाबाद का है इसमें, हम्म। 36 जो है चीखती रूहें का। जी हाँ। चीखती रूहें का एक तो मंजर में उन्होंने इस्तेमाल किया अशफाक अहमद ने अपने एक ड्रामे में। उसकी क्लिप है, किसी वक्त मैं उसको पोस्ट करूंगा, कि वो एक खातून जो है वो पढ़ रही है, तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब उसमें काम करते हैं, वो आते हैं मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं चीखती रूहें। मगर ड्रामा जो है वो, उसमें उसका चीखती रूहें बड़ा मानी खेज है उस वक्त टाइटल को यूज करना। तो अशफाक साहब ने वहाँ यूज किया इसको। ये बात की, ये बिल्कुल ये जो है ये अब आ गई है उस पर ऑडियो में। अच्छा। अगर आप जाएंगे इसको और आप रात का शहजादा उस पर सुनना चाहें तो ये audible.com पे भी है, और पाकिस्तान में अभी उसके ऊपर है, टेलीनॉर की एक वो है, ऐप है, उसके ऊपर आप सुन सकते हैं। ये बड़ी तेजी से ट्रांसलेट हो रही है, मतलब इनको हम ड्रामाई तशकील करवा रहे हैं। खुर्रम अली शफीक साहब कर रहे हैं इसकी ड्रामाई तशकील, वो खुद बड़े अवार्ड विनिंग इकबाल स्कॉलर और वहीद मुराद स्कॉलर और इब्न शफी स्कॉलर भी हैं। 3 किताबें लिख चुके हैं पे वो। वो कर रहे हैं। ये भी उसी सीरीज की फरीदी और लेनर्ड, जासूसी दुनिया का है।
लड़कियों का जजीरा। ये सब एक इम्पोर्टेंट किताब है सब। ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। खालिद महमूद और खालिद जावेद, खालिदैन ने लिखी है दोनों खालिदैन ने। ने लिखी है, बहुत अच्छी है। खालिद जावेद भाई जो हैं, उन्होंने 80s में एक लैंडमार्क मकाला लिखा था जिसको कहते हैं कि पहला, और उसके अंदर उन्होंने संजीदगी से पहली दफा इब्न सफ़ी पे बात की थी, और वहां से ये चीज जो थी फिर और आगे चली और लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो भी देनी शुरू की। लेकिन शुरू में जो उनको मुश्किलात इसमें पेश आई और लोगों ने जैसे उनको टैग करना शुरू किया, वो आप खालिद भाई से पूछिएगा। नहीं, मुझे पता है, मुझे हाँ अंदाजा है। जी जी, अलग अंदाज वो है। इस लेकिन पे वो बात होगी, इस पे तफसील से बात करते हैं। मगर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीर है साहब, बहुत। ये बहुत, इसमें जावेद भाई जो किताब जा रही है जी ये है भेड़ मत वाली। 3 साल की बीमारी के बाद अब्बू ने, किताब अब्बू की आई तो एक हंगामा मच गया था इंडिया और पाकिस्तान में। आपको मालूम है ये किताबें इस तरह से, अब आज भी किसी की जो किताब छपती है 500 से ज्यादा नहीं, इसका एक बंडल, और ये जो थी ऊंट गाड़ियों पे लद के पहुंची है और कहते हैं कि बस चंद घंटों में बराबर उसके ओहो। बाद फिर छपे। ये इलाहाबाद किस में दौर की है ये तस्वीर? ये 1963 की है। अच्छा, 63 की है। अच्छा 1963 में आई थी। अब्बू 3 साल बीमार रहते 60 से 63 तक। अच्छा अच्छा स्किज़ोफ्रेनिया में थे वो, और वो कुछ नहीं लिख सके उस दौरान। तो अच्छा। उनकी ये तीसरी नॉवल थी एक सीरीज के अंदर, हम्म, आखिरी किस्त थी उसकी। तो ये उन्होंने कंप्लीट की और जब ये निकली है तो ये आज तक जो है ये बेस्ट सेलर है। और इसका इंडिया में लाल बहादुर शास्त्री ने इफ्तिताह किया था, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अच्छा 63 की बात है, जाहिर हो तो बाद में बनी। हाँ और उसके बाद जहीरुद्दीन साहब थे, उन्होंने दूसरा जो था इसका एडिशन उसका इफ्तिताह किया था अब्बास सैनी साहब के साथ वहाँ वाह। इलाहाबाद में। तो ये लैंडमार्क थी। ये ये अभी रिसेंटली लेटेस्ट। एक उसका है क्या कहते हैं बुक फेयर। फेयर का। जी तो जी। अब्बू की नावलें ये मैंने चलते चलते एक तस्वीर उतार ली थी, लेकिन था ये कि नजर नहीं आ रही किताबें इसलिए कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं। तो जमा। अभी भी बुक फेयर्स में चाहे कराची में हो या लाहौर में हो, और मैंने दिल्ली का जयपुर का एक बुक फेयर था उसका सुना था जब अंग्रेजी किताबें आई थी, तो वहाँ ऐसे ही रश था, हम्म। बिल्कुल ऐसे ही रश था। तो हर जगह अब भी लोग मोहब्बत से आते हैं। ये अच्छी ऐसा मुझे एक लाइक। बहुत दिलचस्प कार्टून है, जावेद इकबाल साहब मशहूर कार्टूनिस्ट हैं पाकिस्तान के, जंग के लिए वो कार्टून बनाते हैं, डेली जंग के लिए। तो ये उन्होंने, ये 70s में आई थी उनकी किताब, की हयात में ही आई थी। उसमें उन्होंने ये कैरिकेचर बनाया था, और ये बड़ा मार्का आरा किस्म का है। हाँ बहुत ही और जो उन्होंने लिखा historical। कि हम जैसे थर्ड डिविजनर्स तो अब भी मिलते हैं बहुत मोहब्बत से, और उसी तरह से वो लाहौर में ही रहते हैं। तो हम अच्छा बैठ के अक्सर बातचीत करते हैं फिर अब्बू के ऊपर, घर में जब भी मुलाकात होती है तो बहुत मोहब्बत करते हैं। चलिए साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो इंशाल्लाह आगे बात होती है, और यहाँ इसे हम रोकते हैं। मगर साहब हम बात कर रहे थे और यहाँ कोई 28-30 आपके चाहने वाले जमा हो चुके हैं। तो मेरा और सलाम कहिए। ओहो बहुत सारे। सबसे पहले तो साहब हुमैरा रहमान साहिबा हमारी शिमाली अमेरिका की बहुत ही बड़ी शायरा हैं, और हुमैरा न्यूयॉर्क से देख रही हैं, कह रही हैं अहमद सफ़ी के साथ ये सेशन बहुत मालूमाती। और उस्माना जमाल साहिबा भी हमारी दोस्त हैं, और ये फिनिक्स एरिजोना से देख रही हैं। और आप दोनों हजरात को आदाब, आपको भी आदाब। सिकंदर अबू खैर हमारे दोस्त हैं टोरंटो के, बहुत अच्छे शायर हैं, 10वीं जमात में मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में इनकी इब्न सफ़ी की तमाम किताबें मौजूद थी। बड़ी बात है साहब, बहुत अच्छी। सैयद फ़हद हुसैनी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत खूब। एक सवाल है कि क्या जासूसी दुनिया के अव्वल एडिशन के सारे वर्क मिल गए हैं? उम्मीद है आने वाले एडिशंस पर सारे वर्क शामिल किए जाएंगे। अच्छा साहब, तो सैयद फ़हद हुसैनी भाई, आपने ये नहीं लिखा जज्बात में कि आप कहाँ से फरमाइश कर रहे हैं। तो ये भी बताइए कि आप किस गांव से देख रहे हैं, तो हम बताएं अहमद भाई को। अलिया फैज साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही। जैसा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मीर सईद रहमनोव,
ये ताशकंद से नहीं, ये ताजिकिस्तान से देख रहे हैं, दुशांबे। सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन नॉवेल्स, ड्रामा और हिस्ट्री बुक्स अवेलेबल। अच्छे साहब। तस्नीम अहमद सफ़ी साहब, ये नादिर नवादरा शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर भैया कहाँ से आप देख रहे हो ये भी बताइए अहमद सफ़ी साहब को। उस्मान जमाल, बचपन में इब्ने सफ़ी साहब को पढ़ा था, इनकी किताबों का कलेक्शन बहुत था बचपन। यार कमेंट्स कम करें क्योंकि बहुत लोग हैं। जैन रामेश भाई हमारे दोस्त हैं, और ये मेरे ख्याल में बिहार से देख रहे हैं। वाह माशाल्लाह जावेद भाई, इस करम फरमाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, डॉक्टर आसिफ देख रहे हैं मॉरिशस से, देखिए साहब, और वो अदाब करें। मुश्ताक सदफ भाई भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये विजिटिंग प्रोफेसर हैं ताशकंद, ये दुशांबे ताजिकिस्तान से देख रहे हैं, कह रहे हैं नादिर। और जनाब अबू बकर सिकंदर अबू बकर भाई अब काम की बात कर रहे हैं कि क्या इब्ने सफ़ी की तमाम किताबों का सेट कहीं से खरीदने के लिए दस्तयाब है। चलिए साहब, पहला ऑर्डर आ गया, इसमें हमारा फहद हुसैनी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनके पास सारी मालूमात रहती है, वो लिख दे एक कमेंट में यहीं पे। अच्छा। आलिया फैज लिखे, हमें इब्ने सफ़ी मोहतरम को नाज़िमाबाद में नामवर करने में रिश्तेदारी का लुत्फ आता है। मेरे भाईजान इब्ने सफ़ी की नंबर्स 12 अपनी लाइब्रेरी में रखते थे। अच्छा, आलिया फैज साहब छोटे कमेंट, ये कराची से देख रही हैं आलिया फैज। लाइब्रेरी थी इनकी हमारे मोहल्ले में, इनके भाई की, अच्छा, साहब, उसमें सब है तो किताबें। उनकी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जी हाँ, जी हाँ। वाह ये देखिए कहाँ से आप बुला लाए महल्ले वालों को हमारे। महमूद अहमद मोहब्बत भाई हमारे, एक मोहब्बत है। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी देख रहा है, हमारे दोस्त, हमारे नौटंकी का दोस्त है। महमूद अच्छा, देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, और महमूद भाई असल में शाहिद अहमद सिद्दीकी साहब के साहबजादे हैं साहब। अच्छा, ठीक है। इनसे लाहौर में मुलाकात हुई मेरी साइमा के साथ, बहुत और जल्दी हम इन पर टिकट लगाने वाले हैं कि साहब इनसे मिलने के लिए टिकट खरीदना होगा। तो इनका आप क्या कहते हैं, वो कीजिए अलग शो अगर आपने अभी तक कर नहीं चुके, किया तो। हाँ कर चुके, अच्छा, हाँ मैं कर जाके चुके हैं, वरना जब न्यूयॉर्क जाते हैं तो ये फिर खाना नहीं खिलाएंगे। इतने शो बहुत पहले कर चुके हैं। जुबैर शादाब भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आदाब। अगर इब्ने सफ़ी साहब ने नॉवेल नहीं लिखे होते तो कम से कम मुझे तो उर्दू नहीं आती। मैं तो साहब इनका दीवाना था, रात में साइंस की किताब के बीच रख इनकी नॉवेल पढ़ा करता था। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ। उस्मा दानिश साहिबा ऊपरी मंजिल से देख रही हैं आपको, आदाब कह रही हैं। और अहमद अशफाक भाई देख रहे हैं दोहा कतर से, बेहद मालूमाती गुफ्तगू। अहमद अशफाक बहुत अच्छे दोस्त और बड़े अच्छे शायर। जी, तस्मीन अहमद भाई देखें, मैं कैलिफोर्निया से देख रहा हूँ, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अब्दुल हई खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त और NCPL में थे, आजकल लेक्चरर बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, अरे वाह, अहमद सफ़ी साहब को देखकर बहुत खुशी हुई, मेरा सलाम अर्ज कर दें। इब्ने सफ़ी की बदौलत ही आज की लायक हूँ। देखिए साहब, बहुत मज़ामीन भी लिखे हैं उन पे, हाँ, अबू पे। जितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अहमद सफ़ी की वजह से ये अहमद सफ़ी कह रहे हैं इब्ने सफ़ी की वजह से लायक हूँ, एक डब्बा हम रखने वाले हैं, उसमें कुछ नजराना भी आप लोग डालते जाएंगे। आदिल हक साहब देख रहे हैं कैलिफोर्निया से, हाँ, मुबारकबाद दे रहे हैं, बस शुक्रिया। बहुत जरूरी है। और अबरार अहमद भाई देख रहे हैं, अबरार अहमद शिकागो से, बहुत बहुत खूब महफिल से जमी है। अबरार भाई आप हमारे पुराने जिगर हैं, मगर आपने ये नहीं बताया था राज हमें। अहमद सफ़ी भाई से पता चला कि आप भाई साहब, और अब मोहतात होकर बात करनी पड़ेगी, बड़े हाँ, भाई मौजूद। बड़े भाई मौजूद हैं। असलम जमशेदपुरी भाई देख रहे हैं मेरठ से साहब, देखिए जो मेरठ यूनिवर्सिटी में बहुत ही उर्दू के प्रोफेसर हैं, सलाम कह रहे हैं आपको। और अंजर हाशमी भाई हमारे बड़े अच्छे यंग रिसर्च स्कॉलर हैं। ये यार अहमद अंजर हाशमी आप लिखते नहीं, ये देख रहे हैं वहां से, इंडोनेशिया से। जी हाँ, जी हाँ, जी। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और रियाज अहमद तौहीदी भाई देख रहे हैं कश्मीर से, आदाब कह रहे हैं।
इंडोनेशिया से मोहब्बत सलाम का मोहब्बत पेश कर रहे हैं अंजर हाशमी। सैयद फहद हुसैनी, दूसरा सवाल ये कि इब्न सफ़ी के पहले नावल जासूस दुनिया के नावल दिलेर मुजरिम का अंग्रेजी तर्जुमा और इस पर मकाला कब तक शाया होगा? इस पे तफसीली बात कर लेंगे। तफसीली बात होगी। हाँ, देखिए सैफ महमूद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त और करम फरमा, और सैफ भाई का 2 घर हो गया, या तो लंदन में रहते हैं या दिल्ली में, आजकल कहाँ है मुझे नहीं पता। आदाब, क्या बेशकीमत तस्वीर हैं, और मर्फी रिचर्ड्स को देखकर मजा आ गया। और सैफ भाई का नावल भी दिल्ली जो है बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा नावल है। तौफीक मोहिउद्दीन भाई हमारे दोस्त हैं जो कि टोरंटो यानी हमारे पड़ोसी हैं, यहीं से देख रहे हैं, मेरे ख्याल में एजैक्स से देख रहे हैं। और अहमद सफ़ी साहब से मुलाकात कराने का बेहद शुक्रिया। अच्छा भाइयों, अब ये ज़रूर है कि थोड़ा सा मुझे भी बात कर लेने दो, और सवाल छोटे छोटे होने चाहिए, और फिर हम आपके ये ज़रूर लिखें कि किस गांव से देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये आप क्यों समझते हैं कि हमें देखने वाले सारे गंवार हैं? नहीं बड़े बड़े शहरों से देख रहे हैं भाई। नहीं साहब, ये या तो बड़े बड़े मुल्कों से देख रहे हैं या ऐसी छोटी जगह से देख रहे हैं कि बताना नहीं चाहते हैं कि कहाँ से एक्चुअली देख आप सही कह रहे हैं, रहे हैं। क्योंकि अब तो एक आलमी गांव बन चुकी है दुनिया, तो आलमी हम सब गांव है। मैं टोरंटो, लोग मुझे टोरंटो का समझते हैं, मैं टोरंटो से ईस्ट में कोई 60 किलोमीटर दूर एक गांव है ओशवा। मैं जनाब ओशवा में बैठा, अपने किचन की टेबल पर बैठा हुआ इस वक्त, बाहर बारिश के मंजर का मजा भी ले रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ। जावेद दानिश औशवी लिखा करें ना आपको। ओशवी नहीं लिखता। नहीं, जावेद दानिश के नाम के साथ आवारगी इतना सेट है कि और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो हर जगह का हो जाता ना आवारगी जी में। हाँ। अच्छा साहब, डॉक्टर अब्दुल मोई शम्स अलीगढ़ से देख रहे हैं और सलाम आपको कह रहे हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं साहब कि एक फॉर्मूला सवाल जो मैं तमाम कोविड के दौरान तो उसके हवाले से करता था, मगर वो कोविड सिलसिला खत्म नहीं हुआ पूरी तरह, अभी भी कहीं कहीं से सर उठा रहा है। तो ये जो लॉकडाउन का मामला था, उस दौरान आपकी मसरूफियत क्या थी, क्या कर रहे थे, आपका तजुर्बा कैसा था, ये बताइए। ये अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे साथ मसला ये था कि मैं असल में काम करता हूँ तो इंटरनेशनली करता हूँ आजकल, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था। अच्छा, तो वाह। मेरे लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ ये फर्क पड़ा कि जो थोड़ा बहुत भी बाहर निकलना होता था वो भी बंद हो वो गया। बंद हो गए। तो उसमें फिर ये था कि हम कोशिश करते थे कि ऐसी चीजें की जाएं जिससे कम से कम फैमिली इकट्ठी रहे एट लार्ज ऑल्सो। तो अबरार भाई बताएंगे आपको, और हमारे इफ्तिखार भाई बताएंगे कि हम लोगों ने, फिर बच्चों ने जूम पे इकट्ठा होना शुरू कर दिया। दैट्स गुड। तो हाँ। हर हफ्ते एक फैमिली, और हुआ ये कि हम लोग पहले शायद इतना नहीं मिलते थे, लेकिन इस कोविड की वजह से ये हुआ कि हर हफ्ते, क्योंकि सब बंद थे, तो सारे जमा होने लगे। तो उसकी जो जो नेगेटिव चीजें थी वो अपनी जगह है, जो पॉजिटिव चीजें थी वो बहरहाल हैं। अगर कोविड ना आता तो हमें दानिश विद आवारगी विद दानिश भी नहीं मिलता। आप हाँ सोचिए, तो जी, अब 149वां शो आप कर रहे हैं। जब कोविड चला गया था तो चले जाते, नहीं आपको जाने नहीं दिया नहीं जाएगा। दिया जा रहा है। जी हाँ। तो ये जो जो मुस्बत चीजें हुई हैं कोविड की, बहरहाल हमें उन पे नजर रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चीजें तो नहीं, मगर ये भी था कि फिर घर वाले जो है थोड़ा सा बेजार भी हो गए कि साहब कुछ बाहर भी कराइए, आप हर वक्त नजर के सामने हमारे केस में शायद, बिल्कुल नाउम्मीद हो गए, उनकी जो एक आध उम्मीद थी कि किसी वक्त निकल जाए, वो भी वो भी गई। बंद हो गया था। जी, बंद हो गया। अच्छा, मॉरिशस बड़ी प्यारी जगह है, मैं मॉरिशस जा चुका हूँ ड्रामा वर्कशॉप कराने के लिए। तो हमारा एक अच्छा अच्छा। शागिर्द, बहुत ही अच्छा, बहुत ही काबिल आर्टिस्ट दुमन इकबाल साहब भी देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और अफजल खान हमारे सीनियर दोस्त हैं और टोरंटो से आपको सलाम कह रहे हैं। जनाब, तो दोस्तों जरा सा सवाल मुख्तसर और गांव, शहर और गांव का नाम जरूर लिखें तो हम बात आगे बढ़ा दें। अच्छा साहब, आपके बचपन की तस्वीर जो देखी, बड़ी जबरदस्त तस्वीर, वो चाहे रेडियो के इश्तिहार वाली हो, या उसको आप बेच सकते हैं उस कंपनी को कि साहब देखिए उस जमाने में हम बहरहाल वो रेडियो अब नहीं रहे, हाँ, वॉल्स वो वाले। रेडियो नहीं गए। हाँ वो भी एक चीज था कि उसमें झांक के देखते थे कि हाँ। अब वो बत्तियां रोशन होनी शुरू हुई हैं, और ये तो उसमें एक वो था ना कि एक साहब ने कहा, वो खरीदा उस तरह का रेडियो उस जमाने में, और उन्होंने वो जब उसको ट्यून करने की कोशिश की तो शायद ट्यून नहीं हुआ।
तो वापस ले आए उसको दुकान पे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कहने लगे कि कव्वाली ववाली आ नहीं रही, वो कव्वाल अपनी ढोलकियां छोड़ के भाग गए अंदर से। तो उनको जो वॉल्स नजर आए तो अब हमारे तो यहाँ वो भी ढोल। एक फर्गूसन नाम का एक बहुत बड़ा डब्बा था, हाँ, बहुत सा पुराना। हाँ, तो साहब वो तस्वीर बता रही है कि माशाल्लाह बचपन में आप खासे शरीर रहे होंगे, तो कहाँ गुजरा बचपन, और कुछ बताएं बचपन के बारे में। वही नाजमाबाद का घर था, 2G6x6। हम 7 बहन भाई वहाँ पे होते थे। माशाल्लाह। और मेरी बहनें शायद ये ज्यादा है इस पे आपकी बात पे साथ करेंगे, वो शरीर होते थे, क्योंकि छेड़छाड़ जो थी वो नहीं गई कभी, अच्छा, छेड़ते छाड़ते रहते थे नहीं, भाइयों में। खुशकिस्मती है साहब, बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह का तो फजल। बल्कि इतना हंगामा, आप सोचिए वो 220 गज का मकान, और उसमें 2-3 कमरे, और उसी में इतना जबरदस्त अदब लिखा जा रहा है। मैं मतलब वालिद साहब की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बहरहाल वो एक अदीब थे और मैं उनका फैन हूँ, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि एक बड़ा अदब लिखा जा रहा था वहाँ पे। और वहीं पे 7 बच्चे जो थे हंगामेबाजी भी कर रहे थे। तो अब्बू से कभी कभी अम्मी हम लोगों को डांटती थी कि खामोश रहो, तो अब्बू मना करते थे, कहते करने दो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। और बाद दफा इसी से तहरीक होती है, अरे जो वाह, बातें हो रही हैं, जो वाह, चीजें थी, तो उससे उनको तहरीक होती थी। वाह तो हम वाह। लोगों का दूसरा वक्त आखिर तक उनका उसी में हम्म। लिखते रहे वो सारे शेर हमारे। सैयद फहद हुसैनी साहब जो है मानसरा पाकिस्तान से देख रहे थे और देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं अहमद सफ़ी भाई और जावेद दानिश साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मानसरा पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और जनाब महमूद अदील साहब कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम, अदब में इब्न सफ़ी मरहूम जैसा कोई और नहीं आ सका। अहमद भाई, आपका क्या ख्याल है, क्या वजह है? तो ये बात बाद में पूछेंगे, मगर आपने मैं अदील भाई बताया नहीं कि आप कहाँ से ये सवाल कर रहे हैं। और उमैर मंजर भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, देख रहे हैं लखनऊ से इंसान, और उमैर भाई भी सलाम कह रहे हैं जी। और जनाब मोहम्मद इकबाल शेख साहब ने ये सलाम कह रहे हैं। और बम्बई से इब्न सफ़ी साहब की तहरीर का दीवाना अहमद सफ़ी सर बदस्तूर मोहब्बतें बांट रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल शेख भाई। अहमद महफूज भाई भी झरोके में आ गए हैं, अभी कुछ कहेंगे, थोड़ा सा देख रहे हैं कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है। अहमद महफूज भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया उर्दू के हेड हैं, और बड़े नॉवल, बड़े अच्छे शायर हैं। तो आप एक मशहूर तरीन मुसन्निफ के घर पैदा हुए साहब, कैसा लगता है कि आप इब्न सफ़ी के साहबजादे? जब वहाँ घर में रहते हैं तो वाकई नहीं पता चलता था, जब अब्बू हयात थे हम्म, तो ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छे वालिद थे, बहुत दोस्ताना माहौल था घर का। ये तो जब हम 5वीं क्लास में स्कूल में पहुंचे अपनी क्लास में, और लड़कों को देखा वो बात कर रहे हैं फला नॉवेल और फला नॉवेल, हमने कहा ये किसकी बात हो रही है? तो फिर पता चला ये तो घर की बात है। हाँ, ये घर उस की बात वक्त चौथी 5वीं जमात से फिर मैंने नॉवेल पढ़ने शुरू किए, तो फिर उस वक्त एक एहसास हुआ था कि है। अच्छा हाँ, अब्बू जो है वो लिखते हैं, और इतने मकबूल हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, वही वाह। क्योंकि घर के पेरेंट्स को जानते हो लोग तो बड़ी बात होती है। तो हम्म, बहरहाल एक फख्र की बात है हमारे लिए, फख्र की इसमें बात। तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हम्म, आप अपनी फैमिली के बारे में, आपने तस्वीर तो दिखा दी, उनके बारे में बताएं, और ये बताएं कि बच्चे दादा हुजूर से वाकिफ हैं या नहीं? बच्चे बिल्कुल दादा हुजूर से वाकिफ है। मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कितना गहरा होता है। जो मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, वो 2 बच्चे हैं मेरे, बेटी एक बेटा। तो बेटी उम्मे अहमद सफ़ी मीमी, तो उसने साइकोलॉजी में किया। जब उसने अपना मतलब ए लेवल्स किया था तो उसके पास सारे रास्ते थे, इंजीनियरिंग में जा सकती थी वो, मेडिसिन में जा सकती थी, जो यूजुअल होता है जी, हाँ। पाथ। लेकिन उसने कहा मुझे साइकोलॉजी और फिलोसफी पढ़नी है। तो क्या हो गया भाई, उसने कहा ये दादा अब्बू के मज़ामीन थे तो मुझे यही पढ़नी है। ओहो। तो वो लेके चली वहां से, और उसने उसको इतना ज्यादा वो था, जाहिर अब्बू का आपको मालूम है कि उनके बड़े नॉवलों में बहुत ज्यादा वो आंसर होता है जिसमें नफ्सियाती पहलुओं पे बात करते हैं, तो था। मगर जो सबसे मजे की बात एमी के, उसमें हम एमी कहते हैं इसको, तो एमी के उसमें जो सबसे मजे की बात थी वो ये थी कि एमी का जो थीसिस था जिस पे गोल्ड मेडल वगैरह मिला हमको, तो वो उस पे था कि क्या च्युइंगम खाने से आदमी की इर्तिकाज़ तवज्जो बेहतर हो जाती है कि नहीं।
मतलब काम करते हो तो अगर आप च्युइंगम खा रहे हो या चबा रहे हो तो आप बेहतर हो जाती है। अब आपने अगर इमरान सीरीज पढ़ी है तो आपको पता चलेगा ये कहाँ से आ रही है। ओहो। कि इमरान थोड़ी देर बाद निकाल के वो च्युइंगम का पैकेट फाड़ा और इतने ऐसी अब्बू लिखते थे उसको कि लाजमी हो जाता था कि आप च्युइंगम का पैकेट जेब में रख के पढ़ेगा। पढ़े। जहां उसने निकाला पड़ा तो बस उस वक्त हम भी फाड़ लेते थे। तो उसने फिर ये रिसर्च की और बाकायदा उस पर पूरा एक पॉपुलेशन थी जिसपे उसने वो किया और फिर अपने कंक्लूजन ड्रॉ किए। और उन कंक्लूजन में ये हुआ कुछ फर्क पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इमरान वो भी बेवकूफ बना रहा था सबको, च्युइंगम खा के भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वाह। छोटा जो है हमारा असमर जो है वो उनकी जो फील्ड है अब वो उनकी है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी, ये उनकी है। और उनका काम जो है वो कुछ उस तरह से है जैसे फरीदी साहब का था, या कि जल यानी लोगों की मदद, लोगों का ख्याल करना, और वो भी इन सब चीज़ों में जा सकते थे, जहानत में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो महसूस मैं एक चीज करता हूँ वो ये है कि उसके बाद दफा जुमले ऐसे आते हैं बातचीत में कि मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे को देखते हैं और हम कहते हैं ये देखो जरा, क्योंकि वो वही जुमले उसी तरह से आ रहे होते हैं जो अब्बू के नोबेल में। होते थे। और अबरार भाई से बहुत ज्यादा करीब है भाई साहब, क्योंकि वजह ये है कि इन दोनों में वैसे ही चलती है। वो कहते हैं कि ये जो चोचे लड़ाता है ये उसी तरह से लड़ाता है। तो वो वाह। स्टाइल जो है उनका वो वही है। तो ये गुर्बत है। और उन्होंने किताबें भी पढ़ी हैं, उनके ऊपर अपनी राय भी देते हैं। और देखिए आगे उनके काम को लेके आगे जाते हैं क्या करते हैं। इंडोनेशिया से हम अंजर हाशमी भाई कह रहे हैं कि सर एक गुजारिश है कि हर प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया करें ताकि वहां महफूज रहें। मौलाना आपकी सादगी पे बड़ा प्यार आ रहा है। मेरी जान 148 एपिसोड्स जो हैं यूट्यूब आवारगी विद दानिश पे अपलोडेड भी हैं और महफूज भी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि 10 नए गाहक खरीद बुलाकर लाएं और उनसे सब्सक्राइब कराएं। ये आपकी मैंने सजा है। जावेद भाई एक दोस्त को भेजा कनाडा में ही, अमेरिका में। तो उनके यहाँ जरा 8:30 से और पहले का टाइम था। तो कहले यार इतनी सुबह तुम हमें हाँ, उठवाओगे? परेशान कर। हमने कहा हमसे कब प्यार है, यहाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो उन्होंने यही कहा कि यार यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने कहा भाई जावेद भाई से कहेंगे जब 148 डालें तो 149 में कोई हर्ष तो नहीं होना हर चाहिए। हर एपिसोड उसमें महफूज है। जी हाँ। नहीं अंजर भाई उस पे है, आप देख लें बहुत और उसको सब्सक्राइब भी करें। और आपकी सजा जो थी कि 10 लोगों को और सब्सक्राइब करवाना होगा। उस्मा इरफान साहिबा देख रही हैं टोरंटो से, सलाम कह रही हैं। कह रही हैं कि आपने बचपन की याद ताज़ा करा दी। आई साथ साथ ये भी लिख रही हैं, आई हैड ए कलेक्शन ऑफ हिज बुक्स। वाह, बहुत खूब। और सालिया रशीद साहिबा देख रही हैं जिन इलाहाबाद से। लोग देखिए। जिन लोगों के पास कलेक्शन है उनके उनको मैं एक राज की बात बताऊंगा अभी। तो हाँ। वो जरूर सुने। थोड़ी देर में बताऊंगा, आप अच्छा, थोड़ी फारिग हो देर जाए में बताएंगे। तो आप अच्छा तो जी। याद दिला दीजिएगा मुझे। अच्छा। और सालिया रशीद साहिबा देख रही, प्रोफेसर सालिया रशीद, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अरेबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। देखिए इलाहाबाद से आपका ताल्लुक है और आपकी आबाई फाइन। वतन देख रही हैं। सालिया रशीद साहिबा भी आदाब कह रही दिलचस्प। उमैर मंजर भाई फरमाइश करेंगे वालिद साहब का कोई यादगार वाकया या ऐसी कोई बात जिसे फरामोश न कर पा रहे हों। जी अभी बताते हैं भैया। नियाज जयराजपुरी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, शायर दोस्त हैं और ये आजमगढ़ से देख रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तलाल भाई देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, इब्न सफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मगर इनका इंतकाल मेरी पैदाइश से बहुत पहले हो गया था और आज भी इनके नावल ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ता हूँ। मेरे हीरो कर्नल फरीदी के बारे में भी कोई बात कीजिएगा। जी ज़रूर। मगर तलाल भाई आपने ये नहीं लिखा कि आप कहाँ से, कराची से देख रहे हैं। अच्छा ठीक। हुमैरा रहमान कह रही मेरे पास पूरा कलेक्शन है माशाल्लाह। देखिए साहब, एक से बढ़कर एक। हाँ। हनीफ कमर भाई देख रहे हैं कराची, बॉम्बे से। और हनीफ कमर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत कुछ है। अच्छा सा आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। गिव मी अ ब्रेक, हम भी बात करें यार।
इब्ने सफ़ी एक अंजुमन नहीं बल्कि कई इंस्टीट्यूशन के मालिक थे। जासूसी नावलों के साथ शायरी और सबसे अलग मज़ाहिया मज़ामीन। मेरे ख्याल में नावल जासूसी दुनिया इतनी हावी रही कि और जो उनकी क्वालिटीज़ थी उस पर बहुत लोगों की नज़र नहीं है। आज इस पर बड़ी अच्छी बातें होंगी, और ख़ास तौर पे मज़ाहिया मज़ामीन के बारे में। तो ये बताइए कि आपने थोड़ा सा बताया भी कि घर पर वो जासूसी वाले वालिद थे या मज़ाहिया मिजाज था बच्चों के साथ? अबू का मतलब वो शायद अल्लामा इकबाल ने जो कहा था, हो हल्के यारों तो बरेशम की तरह नर। वाह। तो रज़्म को बातिल नहीं, लेकिन बाहर हर एक को वो स्टर्न और कहीं पे आपको, अब मैं तलाल भाई को बताऊं कि वो लगता था जैसे फादर हार्टस्टोन है, ठीक है, लेकिन वो उसी तरह से वो इमरान वाली चीजें भी थी कि आपको कहीं पे वो लगेगा जैसे वो अली इमरान मौजूद है और वो बात कर रहा है, और कहीं पे आपको लगेगा फादर हार्टस्टोन और फरीदी आके बैठ गए। तो उनका रवैया जो था हम लोगों के साथ तो बहुत दोस्ताना था, हर किस्म की बात हम उनसे कर लेते थे, वाह, और कोई झिझक नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी हर बहुत। तरह की। और उनके जो उनका एक तरीक़ेकार था कोई चीज़ समझाने का या नसीहत करने का, वो बहुत इफेक्टिव था, बहुत इफेक्टिव था। ये शायद वो कोई वाकया जो पूछ रहे थे, तो वो वाकया में को अगर आप कहें तो छोटा हाँ, सा बताऊं कि बताएं। किस तरह तरबियत कैसे होती थी। कि मैं छोटा था और आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगा दिया, पता नहीं शायद शक्ल पे लिखा है कि बहुत शरीफ था। तो एक दफा शरारत में अम्मी से ज्यादा बदतमीजी की, यानी हद अदब जो थी उसको मैं क्रॉस कर गया। तो अम्मी ने जो कहा वो सबसे ज्यादा खतरनाक लफ्ज होता था कि अब्बू आएंगे तो फिर बताऊंगा। जनाब शाम को अब्बू आए, अच्छा अब सब बहनें, अब अब्बू गुस्सा अगर हो जाए तो सबको साफ सुन जाता था। तो अब्बू आए और अब्बू ने कहा चलिए अब आप बताया। आपा कहते थे अम्मी को उन्होंने कहा कि ये आज हरकत हुई है कि इन्होंने ये कर दी, ये हरकत ये कहा। हमारे साथ। तो अब्बू ने कहा चलो आओ, अंदर कमरे में ले गए और कमरा दरवाजा बंद कर दिया। अब जो दरवाजा बंद किया तो बाहर हमारी बड़ी बहनें जो थी वो परेशान घूम रही हैं कि आज तो कुछ ना ड्राई कुछ क्लीनिंग पिटाई होगी। उठाई। हाँ, हाँ। और अब्बू करें, ये काम अब्बू ने आउटसोर्स किया होता, अम्मी को वो करती थी ये सब कुछ, मारपीट वाला नहीं करते थे अब्बू। तो अब अंदर जाके उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा, इज्जी कहते थे मुझे, कहते यार इज्जी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझको। यकीन करें जायद भाई, ऐसा दिल पे घूसा लगा धक करके, और तो मैं भैं करके रोना शुरू सुनने लगे। हुआ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो घर वाले बाहर यही समझे कि शायद धुलाई हो मारपीट रही हो रही है कुछ। वो अगर मुझे मार लेते या कुछ करते शायद उसका असर ना है, होता, असर नहीं होता। लेकिन वाह। उसका जो जितना असर हुआ सारी जिंदगी फिर वालदा के सामने आवाज ऊंची करने की, वालदा क्या बड़ों के सामने आवाज ऊंची करने की हिम्मत थी। ये तरीका था ये तरीका तरबियत का। तरबियत। वाह। मुझे बहुत, यार तुमसे उम्मीद नहीं थी। ये एक नाकाबिले फरामोश वाकया मेरे लिए है। बहुत। हम सबों के लिए, जी हाँ। हम तमाम वालदैन के लिए किस तरह से तरबियत होती है। डॉक्टर शम्स इकबाल हमारे बड़े अच्छे दोस्त, करम फरमा, और एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के उर्दू के एडिटर हैं। बड़ा काम कर रहे हैं। जी, शम्स भाई भी देख रहे हैं। और उमैर मंजर ने बड़ी अच्छी खबर ये दी कि हुमैरा लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से इब्ने सफ़ी पर डॉक्टरेट कर रही हैं और बहुत होनहार स्कॉलर हैं। उमैर भाई, करा पूरा लिया। नाम आपने नहीं लिखा। दैट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी बात है सबके। हनीफ कमर कह रहे हैं बम्बई भारत से देखे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का वारगी विद दानिश में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। शुक्रिया हनीफ कमर भाई। और सिकंदर अबू, अच्छा, अब ये लगाना होगा कि साहब आप 2 सवाल से ज्यादा नहीं पूछ सकते, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, समझे साहब। सिकंदर भाई कह रहे हैं इब्ने सफीर साहब ने कर्नल फरीदी का संजीदा किरदार तर्क करके इमरान का गैर संजीदा और ज्यादा हर दिल अजीज किरदार बरकरार रखा है। इस पर कोई खास वजह जो आप जानते हो? क्यों हजरत, ये अच्छा सवाल है। हाँ, कभी भी तर्क नहीं किया इब्ने सफी ने, फरीदी का किरदार कभी तर्क नहीं किया। ये दोनों अलग 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 नफ्सियाती फेज पूरे, जी हाँ। कहते रखने वाले दो अलग किरदार हैं। और वाह। इमरान आपको गैर संजीदा लगता है, उसके लिए आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर दुआगो पढ़ें, जिसमें इमरान का पूरा प्रोफाइल दिया है कि वो ऐसा है क्यों, वो क्यों वाह। दुनिया को चुटकियों में उड़ाता है। उसकी रीजन है, उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है पूरा।
तो वो गैर संजीदा नहीं है, बल्कि उसका एक मिजाज वैसे है। और उसके बाद काम सारे वही करता है जो फरीदी करता है, और वाह। फरीदी ने उसकी तारीफ की है और इमरान ने फरीदी की तारीफ की है। तो दोनों का जो बेसिक यानी जो फैब्रिक है वो एक ही जैसा है, वाह। ये समझिए। वाह। इब्ने सफी ने फरीदी को कभी तर्क नहीं किया, कर नहीं सकते थे, बल्कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, इमरान पसंद और फरीदी पसंद। तो फरीदी पसंद जो है उनको ये थोड़ा सा एक हासिल है कि अब तूने किसी इंटरव्यू में या किसी दिबाच के पेशरस में लिखा फरीदी मेरा आइडियल है, उसके बाद वो इमरान वालों को बस तुम हट जाओ, ये फरीदी मेरा आइडियल है। लेकिन इमरान के आने की जो वजह थी वो अपनी जगह पर मुसल्लम है। क्यों उस वक्त ये हमें देखना पड़ेगा कि सन 53 में किस तरह से वो उसको लेके आए और फिर लेके आगे चले, तो उसकी जरूरत थी इस अच्छा है जी हाँ, अच्छा है। वक्त। एकता सुकृति अग्रवाल साहिबा देख रही हैं बिहार से। मैं जानता हूँ इनको। पहली बार हमारे यहाँ आई हैं। आपका शुक्रिया कि आपके मुबारक कदम कि मोहतरमा ये पहली बार हमारे यहाँ आई हैं। और सुकृति अग्रवाल उर्दू का काफी काम ये कर रही हैं। और अहमद सफ़ी साहब को देखकर खुशी हुई। अच्छा साहब। और अब्दुल हई खान कह रहे हैं कि इब्न सफ़ी की कामयाबी और मकबूलियत का ग्राफ बहुत बड़ा है। इनके तख्लीक करदा किरदारों पर आज भी नॉवेल लिखे जा रहे हैं और ये इब्न सफ़ी की कामयाबी है। वो हमेशा हम सब के दिलों पर जिंदा रहेंगे। लिखने को लिख रहे हैं। गजब की कहानियां लिखी जा सकी मगर लेकिन लिख सके कभी अपनी ही दास्तान, ये अबू का शेर। जी हाँ। बहुत तो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, अब्दुल हई खान भी बहुत इन्होंने बड़ा काम किया है और अबू पे भी मज़ामीन हैं मज़मून इनके, इनके और बहुत। काफी काफी गहरी नजर हाँ है जी। और मेरा राब्ता रहा है, हाँ। आज से नहीं है, ये करीब हैं, मेरा आप ख्याल मिले नहीं ना 12 इनसे। जी हमारे मिला दोस्तों नहीं। में हाँ छोटे से हैं मगर बहुत बड़ा बड़ा अच्छा काम अच्छा, करते हैं। जी, हाँ हाँ। बहुत बड़े हैं भाई, ये छोटा तो मैं भी बहुत हूँ मगर ये बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। और जनाब खालिद अजीज भाई हमारे अजीज दोस्त टोरंटो से यानी देख ये रहे हैं, खालिद मामू लिख हैं रहे हैं। हमारे अच्छा। भाई, हमारी अम्मी के जो सगे मामू थे उनके बेटे हैं, ये तो हमारे मामू हैं। अरे माशाल्लाह, ये रिश्तेदारी इन्होंने नहीं बताई। ये इसीलिए कल से चहक चहक कर तारीफ कर रहे हैं कि सब बड़ा प्रोग्राम। मामू ये अच्छा। ख्याल करेगा ना भांजे का, और कौन अरे करेगा। वाह अब वाह आप वाह। भी कोई फरमा थोड़ा रहे हैं सा कि नजदीक तो। अहमद खुशी हो रही है आपको देखकर। सलामत रहें जावेद भाई, हमारे शहर के बहुत जबरदस्त फनकार हैं। सलामत रहें। क्या बात है खालिद अजीज भाई, क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली। खालिद भाई बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे शायर और बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी आपके मामू साहब। जी हाँ। नहीं तो उसको पता चल जाता ना, बेगम नामा ना लिखते अगर शरीफ आदमी है। जी हाँ। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नहीं, खालिद। बहुत बहुत। हंस रहे हैं खालिद भाई। अच्छा साहब, लोगों के सवालों में हमारे सवाल जो है वो खो जा रहे हैं। आइए हम अपनी तरफ चलते हैं कि अक्सर बड़े और नामवर अदीब के बच्चे खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मगर आपने अपनी पहचान बनाई। इंजीनियरिंग का खुश्क मैदान और शायरी, ये कैसे बैलेंस किया आपने? देखिए, एक तो जिस पे शायद कभी कभी मैं बोर भी होता हूँ, अब्बू ने एक चीज की थी हम सब बहन भाइयों को, उन्होंने कहा कि अपनी जो जो भी आप फील्ड चुनना चाहते हैं उसमें चुने, उसमें एक्सेल करें आप। और इसको अगर यानी इसमें आना भी है लिखने लिखाने की तरफ या पब्लिशिंग की तरफ, तो इसको अपनी बुनियादी उसका जरिया ना बनाएं। क्योंकि अगर फेल हो गए या नुकसान हुआ तो फिर परेशान होते रहेंगे, और फिर ये कि ई सआदत बज़ोर बाजू भी तो न बख्शत खुदाए बख्शंदा, तो ये तो अल्लाह की तरफ से होती है। तो उसमें ये हुआ कि सब ने अपने अपनी फील्ड की, इसार भाई मेरे मरहूम बड़े भाई थे, वो मेडिसिन में गए, एमडी किया, और कराची के अच्छे डॉक्टर थे लोग, काफ़ी कामयाब। और उसके बाद अबरार भाई मरीन इंजीनियरिंग में गए, अभी इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, इफ्तिखार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और मैं मैकेनिकल में गया। तो मुझसे ये सवाल एक जगह पे पूछा गया, एक जगह मैं ट्रेनिंग देने गया अभी पाकिस्तान वापस आके, जब मैं काम कर रहा था, तो बड़ा इदारा था वहाँ पे, उन लोगों ने किया इत्तेफाक से उसी जमाने में मैं इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने गया था, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कि नई ईजाद कैसे की जाती है और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी टेक्निक्स और ये वो सिखाई उन लोगों को। बाद में एक दावत हुई, जो सरकारी इदारों का काम होता है आमतौर पर दावत जरूर होती है। तो हम उसमें जब गए तो उनके जो हेड थे वो एक अखबार जहां हमारे यहाँ निकलता है जंग का, वो मशहूर। लेके आए हुए थे।
उसमें फारूक अब्दुल साहब मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था मेरा और 2 सफ़े बड़े-बड़े जहाज़ी साइज़ के, उसमें उन्होंने मेरा एक शायर की हैसियत से इंटरव्यू लिया था और मेरी ग़ज़लें उसमें वो, तो उन्होंने कहा भाई और वो वहीं हुआ था उसी शहर में इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको बुलाया था इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, आप जो है वो तो शायर निकल गए। हाँ। मैंने कहा कि वो थोड़ी कोई आम है, दागी निकल गया तो खाया नहीं जाएगा। तो उनको मैंने कहा देखिए, और ये मैंने बात अक्सर कहता हूँ कि इंजीनियरिंग में जब एक अच्छी चीज़ इन्वेंट करता हूँ या कोई एक चीज़ बनाता हूँ, कोई एक बेहतरीन डिज़ाइन सामने आता है, उसके उसके स्टेप्स होते हैं और उसके कुछ चीज़ें आपको उसमें शामिल करनी होती है, फिर परफेक्शन आती है उसमें, ठीक। इसी तरह जब गज़ल लिखना शुरू करें, नज़्म लिखना शुरू करें या मज़मून लिखना शुरू करें, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे आप गुजरते हैं और मतलब आप उस तख्लीक के अमल से गुजरते, जब वो गज़ल तैयार होती है या ये मैकेनिकल पार्ट तैयार होता है जो किसी जहाज में लगेगा या किसी मशीन में लगेगा, तो जो खुशी होती है वो यकसा है, वाह दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों दोनों तख्लीकी अमल है, वाह चाहे मैं इंजीनियरिंग तख्लीक करूं या मैं अदब तख्लीक करूं, तख्लीक बहरहाल खुशी ठीक। देती है आपको। वाह वाह तो वाह इस तरह थैंक। से अच्छा, उमर मंजर भाई भी बहुत एक्टिव हैं आज माशाल्लाह, जोरदार नाश्ता वाश्ता करके या आए हैं या डिनर करके आए हैं। कह रहे हैं कि आजकल बम्बई में एक शायर अब्दुल्ला ज़करिया हैं, इनके नदीम। बहुत मज़ामीन इब्न सफ़ी पर, अभी गुज़िश्ता दिनों इनका एक तवील मजमून इब्न सफ़ी पर रोजनामा आग लखनऊ में किस्तवार शाया हुआ था। पता है साहब आपको? जी बिल्कुल, मैंने 5 उसकी अक़सात थी और पाँचों अपने पढ़ने वालों से शेयर की और उस वाह पे वाह बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे थे, बहुत मोहब्बत से, और बड़ा बड़ा तवील और मालूमाती मज़मून है उनका, वाह वाह। वन ऑफ द बेस्ट। बहुत अच्छा। तो कभी वालिद साहब को आपने अपना शेर वेर सुनाया? हाँ, अच्छा नहीं। जब अब मैं लिख रहा था लेकिन अब्बू के सामने हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इश्किया शेर क्या बाप के सामने आदमी सुनाए, तो वो उस वक़्त ये ज़्यादा था। तो बाद में जब अब्बू के इंतकाल के काफ़ी अरसे बाद जब मैंने अपनी वालिदा को कुछ चीज़ें सुनाई, तो उनको फिर पता था कि मैं लिखता हूँ, डायरी-वायरी में देख रखी थी। तो वो काफ़ी मतलब वो हुई, खुश हो। नाराज़ भी हुई, रोईं, उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखाना चाहिए था अपने वालिद को। तो अब मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कोई भी तख्लीक करो, दिखा लिया करो यार, बाद में ये ना हो कि रह गया। हाँ तो वो जरूरी, दिखाते हाँ। हैं जो भी नहीं, वो लिखते हैं, जो हमारे यहाँ कुछ चीजें जो हैं हमारे यहाँ के साहब, वो इज्ज़ो इनकिसारी वाला जो मामला है, वो बहुत ही उर्दू वालों के यहाँ बहुत गलत और बहुत ही उसमें चेंजेस आनी चाहिए, और खासकर हमारे बच्चों में ये चीजें आनी चाहिए। अच्छा साहब, वहाँ पे जाहिद भाई ये नहीं था कि वालिद को दिखाना है, वहाँ पे था कि जब आप लेके जाएंगे तो ये शायर हैं, अदीब हैं, इनको क्या दिखाऊं, वो हाँ, भी एक बात थी, ये भी एक सिर्फ बात। यही नहीं। हम्म। इब्न सफ़ी को शोहरत जिंदगी में ही मिल गई थी, मगर क्या पैसा भी मिल गया था? अबू ने एक इंटरव्यू में खुशबक शुजात साहिबा से कहा था, उन्होंने यही कहा था कि आपकी अब किताबें कम आ रही हैं क्या, माली आसूदगी की वजह से। तो अबू ने ओ, ये कहा था कि माली आसूदगी किस चिड़िया का नाम है, अगर ये होता तो फिर तो, अगर मैं पैसों के पीछे होता तो फिर तो ये होना चाहिए था कि 4 के बजाय 6 नॉवेलें आ रही हों, इधर से भी आ रही, उधर से भी, हर हम्म, तरह से। तो वो जो थे वो ये नहीं करते थे, पैसा पैसा मतलब उस तरह से नहीं आया, अपने हिसाब से वो एक अच्छे मतलब 7 बच्चों को पाल रहे थे, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें का निज़ाम चल रहा है, उस सेंस में तो माशाल्लाह खुशहाल थे। लेकिन ये नहीं था कि मतलब फिर जाहिर है कि दुनियावी हिसाब से बहुत बड़े घर हों या बहुत सारी वो चीजें, उस तरह से नहीं था, वो उसके पीछे कभी गए ही नहीं। तो उन्होंने मतलब उनका एक वो था कि उस चिकनी चपड़ी से वो सूखी रोटी बेहतर है उस चिकनी चपड़ी से जिसके आने से पहले उसकी कबाहतें आ गई, हुआ जी। ये उनका जुमला था। साहब, वो सबसे ज्यादा बिकने वाले नॉवेलों की रॉयल्टीज का क्या मामला था, और अब क्या है? यार, लोगों ने इंडिया में अलग खूब खूब है, छापा। हमें, हाँ, इंडिया में मामला दूसरा है, वहाँ पे बगैर इजाज़त के गैर कानूनी इशाअतें हो रही हैं। कोशिश की थी कि लोग समझ जाएं, लेकिन ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी किताबें छप रही हैं अबू की, जो असरार पब्लिकेशन से छप रही हैं, वो थ्रू रॉयल्टी है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर कोई कोई चीज़ छापना भी चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना एहतराम है कि लोग आके पूछते हैं कि हम ये
शाये करना चाह रहे हैं कोई चीज़ को एक्सर्ट, तो हमसे पूछते हैं, बाकायदा इजाज़त दी जाती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट में आपको, जैसे अभी किसी ने कहा अभी कि बहुत सारे लोगों ने उनके किरदारों पे लिखा, 150 किरदार जो हैं, फहद हुसैनी साहब ने भी एक रिसर्च को कंपाइल किया हुआ है, 150 लोगों की तस्वीरें और नाम डालें जिन्होंने इमरान सीरीज पे लिखा हुआ। ओह, तो वो अब्दू ने रोका नहीं उनको, ठीक। तो प्रिंट में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन है कि लीगली कोई मतलब रोक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनिमेशन, फिल्म, स्ट्रीमिंग ये नहीं कर सकता बगैर इजाज़त के। और हमारे जो लॉयर्स थे उन्होंने हमें कहा कि ये कैसे आपने इजाज़त दी है, आप इस वक्त स्टे ऑर्डर लेके सबको उठवा सकते हैं मार्केट से। मैंने कहा जब हमारे वालिद ने उसके पीछे कोई परेशानी नहीं जाहिर की कि लिखिए, वजह ये है कि आप उतरते हैं मैदान में तो आपकी आपकी काबिलियत पे आपको जज किया जाता है। दूसरे चाहे जितना मैदान मारने की कोशिश करें, ना हुआ, पर ना हुआ, मीर सा अंदाज में सी जी, ज़ौक़ यारों ने बहुत बहुत जोर, जोर नजर में। ये बिल्कुल। बात है सारी। जी, मीर्जा असरार पब्लिकेशन की बात हो रही, तो ये क्या है, बताएं, इसे कौन हैंडल करता है? असरार पब्लिकेशन, अगर हम पीछे चले जाएं तो एक यक शख्सी इदारा था, सिंगल मैन ऑर्गेनाइजेशन, अब्बू थे। वही इसको सारी किताबें जो होती थी उसके कागज़ को ख़रीदने से लेके किताब लिखना, कागज़ ख़रीदना, किताबत करवाना, किताब उसको पहुंचाना प्रेस तक, प्रेस से छप जाए तो डाकखाने पहुंचाना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कराना, एक आदमी खुद करते ओह, थे वो, ठीक। उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा जब डिमांड आने लगी तो एक एडिशन की हद तक तो वो करते थे, पहला एडिशन। सेकंड एडिशन जो था फिर असरार पब्लिकेशन लाहौर से शाया होता था, जिसमें उनको कानूनी हुकूक दिए हुए थे। सुल्तान साहब मरहूम थे हमारे लिए, सुल्तान चचा, तो वो फिर क्या कहते हैं उसको शाया करते थे यहाँ से। सेकंड एडिशन कभी कराची से शाया नहीं होता था। तो वो जो अब्बू के इंतकाल के बाद भी फिर उसी तरह छपता रहा। तो असरार पब्लिकेशन लाहौर जो अपनी जगह मौजूद है, कानूनी इदारा, और वो कानूनी तरीके पे वो किताबें शाये कर रहा है उसी तरह से। तो उसको सुल्तान मोहम्मद साहब के साहबजादे खालिद सुल्तान साहब, वो और फिर उनके साहबजादे वो उस्मान खालिद, वो हैंडल करते हैं। और इसी तरह से अब उनकी समझ लें कि उस्मान के भी बच्चे जो हैं वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना पुश्तैनी जनरेशन जी, मोहब्बत, वो चल रही है जी, जनरेशन बाय जनरेशन। तो गुड। हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। नेहा रुबाब साहिबा यंग जन राइटर हैं, माशाल्लाह, अच्छी किताबें माशाल्लाह, इनकी हैं। सलाम कह माशाल्लाह। रही हैं आपको, कह रही हैं उम्दा प्रोग्राम है, मगर नेहा आपने बताया नहीं कि आप कहाँ से देख रही हैं। मैं जानता तो हूँ इनको, मगर आलिया अली साहिबा पूछ रही हैं, कोई ड्रामा या वेब सीरीज आने का सुना था, क्या ये दुरुस्त है? इंशाल्लाह, मतलब उस पे काम हो रहा है। अच्छा, मतलब ऑडियो तो आ गए हैं, ऑडिबल वगैरह पे आप देख सकते हैं। और कोई ना कोई दोस्त हमारे अभी इन्हीं कमेंट्स के अंदर उनका लिंक भी दे देंगे, तो वो हो जाएगा, मैं डाल दूंगा बाद में। तो और ड्रामा वाली बात ज्यादा इंशाल्लाह, अच्छी है। हाँ, लिंक ताकि लोग देख सकें आपकी साइट से जाकर ही, तो वो है। और इंशाल्लाह काम हो रहा है उस पे। बस ये है कि कांटा और ले दौड़ी वाला काम नहीं है कि जल्दी जल्दी हो। और वो अब्बू का शेर है, छलकती आए कि अपनी तलब से भी कम आए, हम्म, हमारे सामने साकी बसागरे जम आए। वाह, यानी अगर साकी आ रहा है तो सागरे जम लेके आए, छोटे मोटे में हम छोटे नहीं मोटे पीते। नहीं चले। तो वो क्वालिटी जो है ना, उसी उसी ने मार रखा है। उस क्वालिटी के चक्कर में वक्त लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब आएगा तो अच्छा इंशाल्लाह हो। लोगों को वो नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये हम्म, सारे हमारे जानने वाले जो हैं, अब्बू के चाहने वाले, यकीनन पसंद करेंगे और दुआ करें इसके लिए कि अच्छा। बिल्कुल। 60s और 70s के असातिज़ा जो हमारे थे, बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो पॉपुलर लिटरेचर को ज़्यादा अहमियत वो नहीं देते थे। इसमें बहुत सारे अच्छे शायर भी मुंबई के उस पर चढ़ गए, किताब उनको उतनी वो नहीं मिली। मगर 80s और 90s तक ट्रेंड जो है ये बदला है अब। तो क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये तो हमेशा होता रहा, गालिब के साथ हुआ था। गालिब को नहीं सुनते थे, इनका कहा आप समझे या खुदा समझे, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ, चलिए गालिब बहुत अदब थे, अदब आलिया में ले जाएं आप उनको, हालांकि हुई अवामी शायर।
फिर आप आ जाए नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी तो अभी 50-60s में आके ज़्यादा डिस्कवर हुए ना, मतलब वो मौजूद थे। इसी तरह इब्न सफ़ी को भी लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं। मैं बेटे की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक कारी और एक फैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया से और पाकिस्तान से उन पर शाये होने वाली किताबों को अगर आप देखें तो जो बहसें उसमें की गई हैं, जो उनके उनकी राइटिंग्स के, उनकी तहरीरों के महासिन बयान किए गए, तो वो पढ़ के तो हैरत होती है कि ये सब तो मतलब आदमी पढ़ता है लेकिन क्या कहते हैं ये समझ नहीं पाता कि क्यों वो है। एक और चीज, एक बात है जावेद भाई, वो ये है कि बचपन में पढ़ा, लड़कपन में पढ़ा, जवानी में पढ़ा, बुढ़ापे में भी पढ़ रहे हैं, वो बार बार रिपीट। तो उस पर मैंने एक किताब आई दानिश मंजिल अपना खुर्रम भाई की, खुर्रम अली शफीक साहब की, उसमें मैंने लिखी है वजह कि क्यों ऐसा है। इसलिए कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आप उन नॉवेल्स की तह में उतरते जाते हैं, आपको हर दफा एक नई चीज मिलती है, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था पहले, ये भी लिखा हुआ है इसमें, इसमें तो इंटरनेशनल साजिशों के बारे में बताया, इसमें तो बैन अवी मामलात है, इसमें तो सियासत है, इसमें नफ्सियात है। तो वो फिर आप उसको उस अंदाज से देखना शुरू करते हैं और बातें खुलती हमेशा हैं। वाह। ये भी एक वजह है जी। सब आलिया अली साहिबा कराची से देख रही हैं, कह रही हैं इब्ने सफ़ी की शोहरत आज भी इसी तरह कायम है कि वो एक लेजेंड हैं। ये बताएं वो खुद किस उर्दू राइटर के नॉवेल को पढ़ा करते थे। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा। उनकी तो मतलब लाइब्रेरी में हर तरह की किताब थी, वो बहुत पढ़ते थे। अंग्रेजी में तो लोगों को पता ही है, उर्दू में एहसान दानिश साहब को उन्होंने उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ी थी। उससे जहान दानिश आई थी। शायरी में जो थे वो मीरा जी उनको पसंद थे, मतलब उनके फेवरेट इसमें से थे। जोश साहब को पसंद करते थे और फरीदी से तारीफ भी करवाई है। और ऐसे शोरा जिनका आमतौर पे लोग नाम नहीं जानते, जंग से जाफर ताहिर साहब थे, उनकी तारीफ करवाई है फरीदी से नॉवल के अंदर के उनको वो पढ़ते थे। वाह। बाकी नस्ल में वो तकरीबन तमाम बड़े जो मुसन्निफीन थे उनको वो पढ़ते थे और उनकी लाइब्रेरी में सारी किताबें मौजूद थी। तो लेकिन किसी एक खास का मैं नाम नहीं ले सकता नस्ल निगारी में कि जो जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे हों, लेकिन क्या कहते हैं इन जनरल सबको ही वो शायरी में उन्होंने अलबत्ता कहा, मीरा जी को खुसूसी तौर पर उन्होंने तवज्जो। अंजर हाशमी भाई कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में नॉवेल जो है बड़े जौक शौक से पढ़ा जाता है, यानी पढ़ने वाले बहुत हैं, मगर बात है। इनके यहाँ मसला यही है कि वो अपनी ज़बान में चीज़ें पढ़ते हैं ज़्यादा। तो अगर इब्न सफ़ी सीरीज़ को इंडोनेशियाई ज़बान में तर्जुमा की जाए तो उसकी जो मकबूलियत है मल्टी फोल्ड हो तो जाएगी। तो भाई को एक काम करना पड़ेगा कि कोई ऐसा मुसन्निफ तलाश करें जो जो दोनों कि जबानों को यकसा वो रखता हो, वो ये काम कर जी। अदरक हो, वो कर जाएगा। तो हाँ। अगर ऐसा होता है तो यकीनन हमें उस तरफ तवज्जो देनी होगी। हलीमा हसन, हलीमा साहिबा देख रही हैं और आपको सलाम कह रही हैं। और हलीमा मेरे ख्याल में ये कराची से देख, ये मैं भूल रहा हूँ कहाँ से देख रही हैं, मगर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबों का। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि सिर्फ वो देख रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे। तो बगैर कहे मैं कुछ नहीं कह सकता, समझिए मेरी भी टुक मजबूरी टुक है। टुक 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 दीदम दम न कशीदम। दम न कशीदम, समझे, मेरी भी साहब क्या कर, मेरी दुकानदारी का मसला है। तो जरा सा नहीं नहीं, मोहब्बत कुछ करने वाले तो देखते रहते हैं बैठे हुए और नजरों से दुआएं देते हैं। उनको तो सबकी देखने दुआ। वालों पे हंसी आती है, वाला मामला कि साहब आप कुछ फरमाइए हुजूर तो मैं बताऊं। अच्छा साहब, इंडिया पाकिस्तान के नहीं, एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि एक तस्वीर में ऊंट गाड़ी पर लाद कर नॉवेल लाते हुए दिखा देगी, तो आपने बता दिया कि साहब वो, मगर मैं सवाल ये पूछने जा रहा हूँ कि आज जो तादाद नॉवेलों की है वो 200 नॉवेल छपते हैं उर्दू के, और यार लोग कह देते हैं कि साहब 1000 छपा हुआ उसमें लिखा हुआ है, उसमें आधा झूठ जो पब्लिशर का होता है, आधा झूठ जो है वो राइटर का होता है। बहुत बड़ा राइटर कोई है तो वो 500 किताब उसकी छप जाती है। उन दिनों नॉवेल्स ये कितने छपते थे, उसकी कोई आइडिया आप? अपू का एक जो होता था आखिर तक हमने देखा 12 से 15 हज़ार नॉवेल छपते थे, ओ माय जो गॉड। जो सिर्फ आपके पूरे पाकिस्तान में फौरी तौर पर तकसीम हो जाते थे।
यूँ समझ लें कि आधे जो थे वो कराची में रीगल के स्टॉप पे जो वो थे बुक स्टॉल वाले, उन तक पहुंचता था। एक हमारा न्यूज एजेंट होता था। इसके बारे में रजा अली आब्दी साहब ने अपने मजमून में लिखा है कि वो गए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि जरा से यहाँ पे हम कैफे जॉर्ज में चाय पी लें, और फिर उसके बाद वो निकल के आए तो मामला ख़त्म हो चुका था। तो उसमें उन्होंने जो उससे जाके पूछा, जो बुक एजेंसी थी, कि कहाँ गई न्यूज एजेंसी से, कि भाई अभी तो आई थी। उसने कहा इतनी देर नहीं रुकती। तो वो चली जाती। तो आधे जो थे फिर चले जाते थे पोस्ट ऑफिस, नाज़िमाबाद पोस्ट ऑफिस का, रिलैक्स का 1 नंबर में, वहां से पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। और मजे की बात ये थी कि हम लोगों को नहीं मिलता था जब तक के नॉवल डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। रात में 12 बजे जाग के हम लोग उनसे कहते थे कि अब डेट चेंज हो गई, अब सारा पाकिस्तान पढ़ सकता है इस डेट में, तब हमें मिलता था। तो वाह हम चारों भाई एक इधर गया और बस पढ़े रहते थे लेकर। वाह वाह। इफ्तिखार बाबर साहब कह रहे हैं कि इब्न सफी साहब की एक काविश धमाका फिल्म भी थी, क्या वो फिल्म कहीं मौजूद है? इसको देखने की भी ख्वाहिश है। सब ये इसकी मुझे नहीं हम पता। सबको ख्वाहिश है। अच्छा। धमाका रिलीज हुई थी और उसके ऊपर मेरा एक बहुत तवील मजमून भी है कि उसकी क्या वजूहत थी, क्यों वो फेल हो गई है। फेल कहते हैं, वाहिद फ्लॉप मूवी है जिसपे उसके फेल होने के 1974 से आज तक उस पर बात भी हो रही है, लोग ढूंढ भी रहे हैं किधर गई, क्या हुआ। एक एक चीज पे उसके तहकीकी मज़ामीन भी लोग लिखते हैं। तो उसका जो जो उसके प्रोड्यूसर थे मोहम्मद हुसैन तालपुर, मौलाना हिप्पी के नाम से उन्होंने स्क्रीन नेम लिया था, और वो जेमसन बने थे नॉवल के अंदर, मूवी में। तो उनका अभी इंतकाल हुआ। तो उनके पास एक प्रिंट है, शायद एक था उनकी फैमिली में, लेकिन वो प्रिंट हम हासिल करने की कोशिश करते रहे कई तरीकों से, वो मिल नहीं सका। तो हमारी दुआ है, उम्मीद है कि उनके जो लवाकिन हैं उसके बाद अगर वो करें तो वो हमें दें, तो हम उसको फिर से एडिटर स्टार्ट या कोई ऐसी चीज़ बना के उसको निकालें। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि क्या था क्या नहीं था, अब्बू की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी जगह कामयाब है। जी हाँ। होगा। लेकिन उसकी कुछ कबाहतें हैं जो मेरी समझ में आती हैं, जिसकी वजह से वो शायद ना दें उनकी फैमिली, क्योंकि वो अपने क्लैन के रिलीजियस लीडर भी थे उसके बाद, मौलाना एचपी जो थे। तो शायद वो एक वजह बन जाए। अदनान मिर्जा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और ये पटना बिहार से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। किबला सिराज अजमली भाई हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर दोस्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, और क्योंकि ये सिलसिले के आदमी हैं तो जल्दी गुफ्तगू नहीं करते, तो इसलिए अभी खिड़की के उस तरफ हैं। सिराज भाई ने अभी कमेंट नहीं किया क्योंकि मुर्शिद हैं, इसलिए हमने नाम ले लिया, सबका ऐसा नाम नहीं ले सकता। बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे शायर। साले रशीद पूछ रही हैं कि इलाहाबाद इनकी यादों में कैसा था? इलाहाबाद तो जाहिर है कि उनका मतलब उसके कस्बे में वो पैदा हुए थे, तो उनकी जन्मभूमि था वो, और उनको बहुत याद आता था। आखिरी दौर में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वक्त वो कहते थे कि यार जी, मेरी जब तबीयत ठीक हो जाए तो हम दोनों चलेंगे। इलाहाबाद चले। और शकील जमाली साहब का आखिरी खत जो था उनको, जो उनको लिखा था उन्होंने जुलाई में ही गालबन 1980 में अपने इंतकाल से पहले लिखा था। तो उसमें लिखा था कि अब तुम आओगे तो मुझे भी साथ चलने के लिए तैयार पाओगे। तो दिल वाह। उनका आखिर में बहुत तड़पता था, बातें करते थे इलाहाबाद की। सिराज अजमली भाई बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इब्न सफी ने यादगार। बताएं ये बताएं। अजमली फैमिली दायरे के हैं ये लोग भाई, ये तो हाँ बड़े लोग हैं। हाँ, हमने मुर्शिद कहा ना अजमल अजमल अजमल, मैं पहचान गया, ये खानवादा तो बहुत बड़ा था, ये खाना हम आफ्ताब। तो इब्न माशाल्लाह। सफी ने यादगार हुसैनी स्कूल इलाहाबाद डॉक्टर अजमल अजमली को पढ़ाया था। माशाल्लाह, देखिए साहब और क्या वो भी बड़ा जबरदस्त। नाम है पाकिस्तान में, अजमल अजमली साहब। और देखिए भैया ने फौरन उनको पकड़ लिया है, कह रहे हैं कि आपका ताल्लुक डॉक्टर अजमल अजमली से है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, ये वाह बहुत वाह, बड़ा बहुत खानवादा है अच्छे। माशा। तनवीर आदिल दुबई से देख रहे हैं और कराची वाले हैं और आदाब कह रहे हैं। अब बाद आदाब में क्या? तनवीर भाई। अच्छा,
जी अजमल साहब मेरे सगे मामू थे, ये फरमा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमीद कैप्टन, जासूस-ए-दुनिया और इमरान सीरीज के नॉवेलों पर ड्रामा सीरीज और फिल्में जरूर बननी चाहिए। 10 से 20 नॉवेलों पर भी ड्रामा या फिल्में बन जाएं तो कर्नल फरीदी वगैरह इंशाल्लाह अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा साहब, तो यानी आपकी वजह से मोहल्ले में काफी चहल पहल है साहब। माशाल्लाह, मुझे ये नजर सब मोहब्बत करने वाले, मैंने आपको बताया था ना बड़े कि बड़े लोग दूर दूर से, हाँ। प्यार करते हैं। अशमत अभी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि पटना से देख रहे हैं, और आदाब कह रहे हैं। मुख्तार अली साहब, देखिए कोई साहब, क्या जमाना था, हमारी पोस्टिंग इस जमाने में अल्ट्रली थाने में थी होती थी, और हम नया नॉवेल सबसे पहले हासिल करने की दौड़ में जंग अखबार में इश्तिहार देखते थे और रीगल के चक्कर लगाया रीगल। करते थे। ये अरे वाह। रीगल पे आते, देखा आपने, मैंने जिक्र किया है हम्म, वही। तो इसका मतलब है ट्रिबला मुख्तार अली साहब जो है कराची से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अरे इंडिया पाकिस्तान के नौजवानों के बीच इब्ने सफ़ी एक पुल का काम कर रहे हैं साहब। बिल्कुल। कुछ इस खबर की डिटेल्स बताएं साहब। देखिए, आप मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब हमने उनका पेज बनाया, अब्बू का पहले इब्ने सफी पेज, तो सबसे पहला जो झटका लगा था, हम सोच रहे थे उनकी दौर के पढ़ने वाले वो लोग आएंगे और देखेंगे। तो जितने लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 20s में है। हाँ, तो पता ही चला ये सब तो वो लोग हैं जो उनके इंतकाल के बाद पैदा हुए। बात, अभी यहाँ हाँ, पे भी आपको कमेंट्स में आ रहा है कि हमने तो बहुत देर में उनको पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो पढ़ता है उसको बिल्कुल वैसे ही चस्का लगता है। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, इनको वो सब कुछ मिल रहा है जो उन्होंने उस जनरेशन को दिया था जो उनकी थी। वो जो मिशन लेके चले थे, एक अच्छे अदब का, एक साफ सुथरे अदब का और दिलचस्पी, वो दिलचस्पी का अंसर ऐसा है कि चीजें बदल गई, स्लैंग बदल गया, सब कुछ, लेकिन वो अब भी पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और उन्होंने उन बच्चों को जकड़ा हुआ। मजे की बात ये कि ये जो मोहब्बत पैदा होती है अब्बू के लिए, ये आपस में तकसीम हो जाती है। यानी ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हमारी बहन है ये तबस्सुम हिजाजी, उनका ताल्लुक इंडिया से है लेकिन वो अमेरिका में रहती हैं, और सुहेब इकराम हमारे भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं। इन दोनों ने मिल के एक किताब लिखी है। वाह। अब ये कोलैबोरेशन और ये एक फैंस क्लब जो मौजूद है, जो फेसबुक पे, वहां से इकट्ठा हुए। यही नहीं हुआ बल्कि उस फैंस क्लब में आपस में शादियां हुई लोगों की, अरे क्योंकि वाह। वो जो थे वो दोस्त इमरान में पसंद, फरीदी पसंद दोस्त हो गए और शादियां हो गई इनकी। ये बहुत बड़ी बरकत है, मैं बहुत समझता हूँ। बड़ी बात, हाँ, बहुत तो, बड़ी। तो ऐसा आप मुझे कोई और अदीब बताइए, मैं वालिद की तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पूछ रहा हूँ, कोई और ऐसा अदीब है जिसका ये ये यूं लफ्ज कंट्रीब्यूशन, चमत्कार हो, हाँ, ये मौजूदा हाँ, हो कि ये वाकई। कर रहे हैं वो, और अब नहीं, भी कर बहुत रहे हैं। बड़ी बात, तो बहुत अच्छी बात। लोगों को मिलाने के लिए जो है ना, ये अदब फिर भी वही काम कर रहा है जो पहले किया था, इकट्ठा करना। वाह वाह। बहुत बहुत खूबसूरत काम है। और तनवीर आदिल भाई कह रहे हैं आजकल तो वेब सीरीज का दौर है भैया, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। या और आपको पता है तनवीर आदिल, काम हो रहा है हाँ, इंशाल्लाह। ये सब नजर रखने वाले लोग हैं, और ये यहाँ से आके कोहनी मार रहे हैं आपके शो से। करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए आप। मलिका नसीम साहिबा जयपुर से देख रही हैं, हमारे यहाँ की बड़ी शायरा और बहुत अच्छी हमारी बाजी, और कह रही हैं अपने शहर का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा, इब्ने सफ़ी को तो इतना पढ़ा है कि क्या बताऊं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। यानी हैं दुआ इलाहाबाद में याद की मलिका नसीम साहिबा, मगर इनका ससुराल जयपुर था, और वहाँ मौज़म भाई बड़े अच्छे दोस्तों में और बड़े अच्छे साथियों में थे। पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, तो मलिका नसीम साहिबा वही हैं, और बड़ी शायरा हैं, बहुत अच्छी शायरा। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग इस तरह कहते थे ना, पता याद रखवाते थे तो कहते थे, नून नारवी साहब का जो हमारे दादा थे तो उनका शेर है, कस्बा नारा जिला इलाहाबाद, हाँ ये जी, पता है वतन का, रखना याद। हाँ चल बिल्कुल। अभी कहीं भी चला जाए, आप उसको कुछ भी कह लें, प्रयागराज कह लें, कुछ कह लें, कस्बा नारा जिला इलाहाबाद, ये पता है वतन का, रखना याद, तो वो बिल्कुल याद रखते बिल्कुल हैं। याद। और जनाब, आज के बेशतर दोस्तों ने इब्ने सफ़ी को पढ़ा है, पढ़ा होगा या पढ़ना चाहते हैं, मगर इनके मज़ाहिया कॉलम या मज़ामीन जो है उससे हर कोई वाकिफ ना होगा।
तो क्यों ना आप इनकी कोई तहरीर सुनाएं थोड़ी सी के जो पता चले। ऐसे तो बहुत सारी हैं और बहुत तवील है। मैं आपको बताऊं कि अपनी पसंद की ये जाए। इस तरफ आने से पहले जाहिर है कि जासूसी अदब में दाखिल होने से पहले अब्बू कॉलम लिखते थे और मुख्तलिफ मिसालों में। तो अकरब बहारस्तानी, संकी सोल्जर, तुगरल फरगान, ये इनके पेन में और कलमी नाम थे, इससे लिखते थे। और सटायर्स थे वो, बहुत गहरे सटायर्स। तो उसमें से एक के मैं कुछ आपको एक्सर्प्ट्स सुनाता हूँ। यह है शेर का शिकार। अब शेर का शिकार जो है पूरा मजमून नहीं सुनाऊंगा, उसमें यह है कि एक शायर हैं, हुदहुद सुलेमानी उनका नाम है, शायर का मतलब रिपोर्टर हैं। उनके अदीब, उनके जो एडिटर हैं, वो कहते हैं कि आप शिकारियात पे लिखें और इसके लिए मैं शिकार का इंतजाम करता हूँ, आप जाइए और शिकार करके आइए शेर का। वो कहने लगा भाई शेर का शिकार मैं कैसे करूंगा। मैं कहा नहीं, आप जाए तो एक शेर का पता चलता है जिसने एक हंगामा मचाया हुआ होता है, तो ये वहां जाते हैं उसको मारने। उसकी कुछ पिक्यूलियरिटीज थी, वो शेर की कुछ पिक्यूलियरिटीज थी जो वो, जिसकी वजह से वो मशहूर था। ना वो आदम फोर था, ना जानवर उठाता था, वो रेडियो सेट उठा के ले जाता था। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो कहते हैं बजरिया हवाई जहाज मशरकी सूबे में पहुंचा जहां से इत्तला मिली थी। जाए वारदात पर पहुंचकर मुतहैयर ही हो जाना पड़ा। लोगों को देखा कि अपने रेडियो सेट छुपाते फिर रहे हैं। एक आदमी जो अपना रेडियो सेट जमीन में दफन कर रहा था, मेरे हाथ में राइफल देखकर उछल पड़ा और बेहद खुश हुआ। आप वही शिकारी है ना जिसने इश्तिहार दिया था। इस बात में जवाब सुनकर उसने और ज्यादा खुशी जाहिर की। कहने लगा साहब अगर आपने इस शेर को मार लिया तो दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने कहा, लेकिन पहले तो बताओ अब तक कितनी वारदातें कर चुका है। 15। ओह, मैंने तशवीश से पूछा क्या सब मर गए। कहने कौन सब मर गए, वो जिन्हें इस शेर ने, आप गलत समझे, वो झेपी हंसी के साथ बोला। उसने कभी किसी आदमी या जानवर पर हमला नहीं किया, जिसे रेडियो सेट उठा ले जाता है। और तुम नशे नशे में तो नहीं हो। मुझे गुस्सा आ गया। किसी और से पूछ लिए जाकर, उसने नाकुश गवार लहजे में कहा और फिर मिट्टी खोदने लगा। अजीब खपती से साबता पड़ा है, मैंने सोचा और आगे बढ़ गया। फिर सभी खपती साबित हुए क्योंकि उन्होंने इस बयान की तरदीद नहीं की थी। मैंने कहा या खुदा, अभी से सस्पेंस शुरू हो गया। शेर और रेडियो, सनसनी सनसनी, हैरत अंगेज। आखिर रेडियो क्यों, ये कौन है, क्या वाकई शेर है या कोई सरकारी जासूस जो शेर की खाल ओढ़कर बगैर लाइसेंस के रेडियो छीन के ले जाता है। मैं हैरत और सनसनी के समंदर में गोते लगाता हुआ डाक बंगले तक आया। बस्ती के बेकार और उबाश लोगों का जमे गफीर मेरे पीछे था। रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। मैंने सोचा दो एक दिन आराम करने के बाद कोशिश करूंगा। कि बात दरअसल ये है, मैं सोच रहा था कि रेडियो उड़ा ले जाने वाला शेर मामूली जहानत वाला न होगा। हो सकता है कि शिकारी की मौजूदगी की इत्तला पाकर चुपचाप इस गिरदोनवा से खिसकी जाए और इस तरह मैं किसी खतरे का मुकाबला किए बगैर अपना मजमून मुकम्मल कर लूँ। आखिर में इतना लिख देना काफी होगा कि इस शेर को मारना है कोई आसान काम नहीं, क्योंकि वो कोई बदरू है जो शेर की शक्ल में दाखिल होती है और कोई ऐसा रेडियो सेट झटक ले जाती है जिसकी बैटरियां जल्द एग्जॉस्ट होने वाली ना हो। बस साबित ये हुआ कि रेडियो की कमर्शियल सर्विस जानवरों और बदबूओं में मकबूल हो रही है। बहरहाल मैं यही सब कुछ सोचता और घूमता रहा। फिर दफतन अपने रेडियो ट्रांजिस्टर का ख्याल आया जो मेज पर रखा हुआ था। मैंने ऊना मुलतवी करके उसे एहतियात से बंदूक में रख देना मुनासिब समझा। दूसरे दिन बस्ती वाले एक पाड़ा ले आए। पाड़ा वो जानवर होता है जिसको बांधते हैं शेर के शिकार में। पाड़ा ले आए और मुझे इत्तला दी कि मचान भी बनकर तैयार हो गई। मैंने कहा मियां अकल के नाखून दो, वो खून का प्यासा नहीं है, तुम पाड़ा लेके आए हो। कहीं से बड़े साइज वाला रेडियोग्राम का इंतजाम करो जिसे वो से उठा ना सके। बस जिस वक्त वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होगा, इत्मीनान से गोली मार दूंगा मैं उसे। सख्त गुस्सा आ रहा था इन लोगों पर, लेकिन अब तो आ ही फंसा था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। यारो आज तक किसी ने इस शेर को देखा भी है, मैंने उनसे सवाल किया। कई आदमियों ने उस बात में सर हिलाए। मैंने सोचा अगर वो वाकई शेर है तो रेडियो वाली बात कतई बकवास है। शेर की आड़ में कोई आदमी रेडियो सेटों पर हाथ साफ कर देता है, देखा जाएगा। चलो इन लोगों पर थोड़ा सा रोक पड़ेगा। मुझे किसी दूसरी दुनिया की मखलूक समझकर ये अकीदत मंदाना नजर से तो देख रहे थे। मैंने उनसे मजीद बहस करना नामुनासिब समझते हुए राइफल संभाली, पतलूनों का गठरा बगल में दबाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। पतलूनों का, कई आदमी पाड़े को हाँकते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। शेर के पंजों के निशान ढूंढने की मुहिम वो लोग पिछले ही दिन सर कर चुके थे। उनके मुताबिक
एक जगह मचान भी, उसके मुताबिक एक जगह मचान भी बना डाली थी। यहाँ एक छोटा सा तालाब था। ख्याल था कि शेर लंच के बाद यहाँ पानी पीने आता होगा। मैंने इन गधों से कहा, अबे तो फिर यहाँ पाड़ा बांधने की जरूरत क्या थी? लंच के बाद वो सिर्फ स्वीट डिश पसंद करेगा, जा कर हलवा पकवा ला। मैंने उनमें से जो सबसे अक्लमंद आदमी था उससे कहा, उसने कहा साहब शक्कर तो बहुत महंगी हो गई है, कहिए तो जरे मुबादला का हलवा पकवाना हूँ, मैं कुछ भी करो लंच के बाद वो पाड़े की तरफ हरगिज रागिब ना होगा। हाका करने वालों का शोर बहुत दूर से सुनाई दे रहा था। मैं शेर का मुंतजर रहा। गट्ठर में से एक पतलून खींचकर सामने रख ली थी। पहाड़ा तालाब के किनारे खड़ा इत्मीनान से जुगाली कर रहा। कुछ देर बाद दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। मैंने राइफल हाथ से रखकर पतलून संभाल ली। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शेर भी नजर आ गया, पतलून भी मेरे हाथ से छूट गई। वो बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तालाब की तरफ चला आ रहा था। पहाड़े की हालत बुरी थी। दफसन शेर ने हल्के से कहते के साथ से कहा, बरखुरदार, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं लंच कर चुका हूँ। शिकारी साहब चुगत मालूम होते, तुम्हें कौन सा तकलीफ दी? अपने लिए चुगत सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं ये भी भूल गया कि थोड़ी देर पहले बहुत खाइफ था। मैंने अपना सीना ठोक कर कहा, मैं अजीब हूँ। फिर मैंने महसूस किया वो मेरी तरफ मुड़कर हकारत से मुस्कुराया है। उसने कहा, तब तो तुम चुगत से भी सीनियर हो, यानी उल्लू। मैंने राइफल संभालते उसे लटकाया, जबान संभाल कर। वो हंसने लगा। काफी देर तक हंसता रहा, फिर बोला, रख दो राइफल, रख दो। क्यों एक गोली जाय करोगे? ट्रांजिस्टर रेडियो सेट हो तो निकालो, मैं अभी तुम्हारे सामने यही दम तोड़ दूंगा। क्या बकवास है, मैंने चीख कर कहा। अब सुनिएगा। यकीन करो मेरे दोस्त, वो बेहद संजीदा होकर गुलगीर आवाज में बोला, कलामे इकबाल की कव्वाली सुनकर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दरअसल खुदकुशी की नीयत से मैं बस्ती वालों के ट्रांजिस्टर सेट उठा लाता हूँ। एक दिन इत्तेफाक से मैंने उसी वक्त रेडियो खोला, कहीं से कलामे इकबाल की कव्वाली हो रही थी। मेरी हालत बिगड़ने लगी, बस मरने ही वाला था कि कमबख्त बैटरियां एग्जॉस्ट हो गई। रेडियो बंद हो गया और मैं मर ना सका। आदमी तो क्या है, इस मुल्क के जानवरों को भी जिंदा रहने का हक हासिल नहीं, जहाँ इकबाल जैसा अजीमुल मर्तबत शायर कव्वालियों के हवाले कर दिया गया। बताओ क्या दिल की हालत होती है। इस सबब इस मलकोती कलाम पर बेहंगम और भद्दी मौसीकी के बहुते चलते हैं। आखिर इस अजीम शायर को किस गुनाह की पैदाइश में कव्वालों के हवाले कर दिया है? फिर वो शेर दफातन नजरों से ओझल हो गया और मेरे कानों से हारमोनियम और ढोलक का शेर शोर टकराने लगा। कुछ ऐसी अजियत हुई कि बेसाख्ता उछल पड़ा। आंखें मलकर देखा तो एडिटर साहब सामने बैठे झूमते नजर आए। रेडियो पूरी आवाज से खुला हुआ था और शबे जुमा होने की वजह से कव्वाली जारी थी। और कव्वाल साहब फरमा रहे थे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना न करे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। सच कहता हूँ, मेरा दिल भी यही चाहा कि खुदकुशी कर लूं। अब यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है, कव्वाल हजरत इकबाल पर इस्लाह भी फरमाने लगे। मैंने रेडियो की तरफ हाथ लाकर एडिटर साहब से कहा, क्या बक रहा है? झूमते हुए बोले, पता नहीं। वैसे मैं पसंद नहीं करता मेरे दफ्तर में कोई भी काम करने वाला आदमी कुर्सी पर ही सोना शुरू कर दे। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सही शेर पढ़ रहा है? मैंने उसीली आवाज में पूछा। तो मुझे शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी, तो मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, देता हूँ जवाब। मैंने उठते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर एडिटर साहब का गरिबान पकड़ लिया और एक ही झटके में वो भी उठते चले। अब उसकी गर्दन मेरे गिरफ्त में थी और मैं दांत पीछे कहता, शेर के शिकार से पहले तो तुम जैसे मिट्टी के शेरों का शिकार होना चाहिए, जो अदब के सच्चे खादिम भी हैं और जिन्हें कलामे इकबाल की कव्वाली पर हाल भी आता है। वो गुल मचाते रहे, लेकिन मैंने उस वक्त तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक कि उनका दम नहीं निकल गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे साहब। ये एक सिराज सटायर भाई कह रहे हैं कि खुदा सलामत रखे भाई जावेद दानी साहब, क्या क्या महफिलें सजाते हैं आप। जी हुजूर, आपकी दुआएं हैं। मलिक खान साहब कराची से पूछें, मैं सर इब्न सफ़ी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको खुद अपना कौन सा नॉवेल सबसे ज्यादा पसंद था? जो उन्होंने कभी बताया नहीं। अच्छा। देखिए, जो जो राइटर होता है, जो तहरीर लिखता है, उसकी सारी तहरीरें उसके सारी लिए तहरीर उसको प्यारी काफी बच्चे होते हैं। या तो अब बच्चों को कैसे कह सकता है कौन सा ज्यादा पसंद है कौन सा नहीं। अफशीन नसीम साहिबा देख रही हैं और तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं और माशाल्लाह। सलामती की दुआएं भी दे रही हैं, मगर ये नहीं बता रही कि क्या देख कहाँ से देखनी है। जी। कराची से महमूद देख रहे हैं। कराची से देखनी। अच्छा, महमूद अहमद कह रहे हैं, मेरे बचपन में PIB कॉलोनी में ये की राय की। हाँ 2 लाइब्रेरी हुआ करती थी, इब्न सफ़ी की किताबें
ब्लैक से 4 गुना ज्यादा पैसे देकर बाखुशी लिया करते थे। वाह, बहुत अच्छे। तो सब मजमून पढ़ने से इतना तो हुआ कि मजमून तो बहुत अच्छा था, आपका गला भी साफ हो गया। ये भी क्यों ना बहुत इसी इसी बहाने आपकी गजल भी सुनी जाए। और अभी क्योंकि लोग सुनने के मूड में आ गए तो अताओ पेश करता हूँ। जी, आदाब। आजकल वैसे बड़ा खतरनाक होता है जावेद भाई, मतलब किसी शायर से कहना कि सुनाइए, क्योंकि वो मोबाइल निकालता है और मोबाइल के अंदर पूरी बयान आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हाँ, मुश्किल था। मैं एक ये गजल है, जी। ये मैं सुना रहा हूँ, थोड़ी संजीदा है तो शायद कुछ लोगों का कबीला खातिर कर दे, लेकिन नहीं मैं नहीं, सुनाना पड़ेगा अभी हंस चुके अगर हैं, अब कितना हंस इजाजत चुके हो। हैं, थोड़ी सी संजीदगी इजाजत भी होनी चाहिए। जी जी, इजाजत अताओ अताओ। तेगे चंगेज से बढ़कर है ये खूनी रोटी, ओहो, तेगे चंगेज से बढ़कर है ये बढ़कर है ये। खूनी रोटी, खुश्क आंतों से गुजरती हुई सूखी रोटी, खुश्क आंतों से गुजरती हुई सूखी रोटी, और हरफ हक दर्द शिकम पर है मुकद्दम यारो, हरफ हक दर्द शिकम पर है मुकद्दम यारो, तरने वाले हो मुकद्दर में के सूखी रोटी, वाह, तरने वाले हो मुकद्दर में मुकद्दर में के के सूखी सूखी रोटी। रोटी। वाह अल अमा इश्क से बेगाना किए देती है, वाह, अल अमा इश्क इश्क से से बेगाना बेगाना किए किए देते। देती है, दिल धड़कता है सदा आती है रोटी रोटी, क्या बात दिल है, वाह वाह धड़कता वाह, है आधा क्या बात है, आधा, दिल क्या धड़कता है मिसाल। सदा आती है रोटी रोटी। और मजहब इश्क के इफलास ज़दा नबियों पर, वाह, मजहब इश्क के इफलास ज़दा नबियों पर, मुसहफ़ रुख कभी उतरा कभी उतरी रोटी रोटी, रोटी, क्या बात है मुसहफ़ भाई। रुख कभी उतरा कभी उतरी रोटी। अभी और उतरी रोटी। मुंतजर मुंतजर ढेर पे कूड़े के है जाने कब से, मुंतजर ढेर पे कूड़े के है जाने कब से, भूख से कांपते हाथों की ये भूखी रोटी, क्या बात है, भूख वाह से वाह वाह कांपते हाथों की ये भूखी रोटी। और वजह मदहोशी बने गर ये हो हद से बढ़कर, वाह। वजह वजह मदहोशी बने गर ये हो ये हद से आगे बढ़कर, और ना हो तो है यही होश में लाती रोटी, क्या और ना बात है, हो वाह। तो है यही होश में लाती रोटी। और अपने प्यारों के लिए जान से गुजरे तो मिले, अपने प्यारों के लिए जान से गुजरे तो मिले, खून अर्जा हुआ अब और है महंगी रोटी, रोटी, वाह वाह। खून अर्जा तो हुआ और अब, और ये उन दोस्तों के लिए ये मैंने लिखी थी जब मैं बाहर रहता था, और आज भी हमारे बहुत से दोस्त तलबा पीटा ब्रेड खा खा कर जिंदा हैं। हमसे परदेश रसीदों से ये पूछो क्या है, हम्म, हमसे परदेश रसीदों से ये पूछो क्या है, माँ के हाथों की पकाई हुई घर की रोटी, वाह वाह हमसे परदेश रसीदों वाह से वाह ये वाह। पूछो क्या है, माँ के हाथों की पकाई हुई घर की रोटी। घर की रोटी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी मुरस्सा गजल साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो हुजूर, साथ ही इब्ने सफ़ी साहब उनके एक सुथरे और अच्छे शायर भी थे, तो अगर उनकी कोई गजल याद हो तो वो भी सुनाई दें। मैं मजमुआ लिए बैठा था, पता नहीं वाह, ये इन्वर्टेड आ रहा है या नहीं, लेकिन बताए कल्बो नहीं नजर। बिल्कुल नजर, बिल्कुल मताए कल्बो नजर, बहुत अच्छी। हाँ। अच्छा, इसकी खास बात ये कि इस पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब्बू के बनाए हुए स्केच हैं, ये उनके अरे अपने हैं। वाह। हम्म। ये वो जब नॉवल लिखते थे तो वो मुसव्वदे के ऊपर स्केच बनाया करते थे, तो फिर जब ये टाइटल बनने का मौका है तो किससे बनवाएं क्या करें, तो उन्हीं के स्केचेस को उठा के और हमारे दोस्त हैं रहमान अब्दुल रहमान खाकी, उनको दे दिया, उन्होंने इसको डिजिटली इसके ऊपर रख कर के दिया, और वाह। ये अब्बू की एक गजल है जो मेरे दिल के करीब है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बस इतनी सी रूदाद है आदमी की, बस इतनी बस सी इतनी सी रूदाद है आदमी बात की, है कभी आदमी की। रहनुमाई कभी रहज़नी की, वाह, कभी रहनुमाई कभी कभी रहज़नी रहजनी की, की, हाँ। अंधेरा अजल से अबद तक अंधेरा, वाह, अंधेरा गजल अजल से। से अबद तक अंधेरा, जरा देर को है किरण रोशनी की, वाह, जरा देर को है किरण किरण रोशनी रोशनी। की। तो मोहब्बत के धोखे तो खाते रहे हैं, मोहब्बत के धोखे तो खाते रहे, करम आपका आपने दुश्मनी की, करम आपका आपने दुश्मनी की, और तो हंस लेंगे अपनी अहवाल पर हम,
तो वाह हंसने के अपने ही अहवाल पर हम, अगर कोई सूरत ना निकली खुशी की, वाह अगर वाह, कोई सूरत ना न निकली निकली खुशी खुशी की, की, वाह। तो हम अपने इरादे से कब आए थे यहाँ, हम अपने ये इरादे से इरादे से कब कब आए आए थे यहाँ। थे? तो फिर है ये कैसी हवस जिंदगी की, क्या तो बात फिर है, है ये वाह कैसी हवस जिंदगी की, वाह वाह। है इंसान के सर में धमाकों का सौदा। ये आज के इंसान की बातें देख लीजिए, है इंसान के सर में धमाकों का सौदा। खिरत तो फना हो चुकी है कभी की, क्या बात है, खिरत वाह। तो सीरत फना तो हो चुकी है फना हो कभी चुकी की। है कभी की, वाह। हम ही जाने किस मुंह से आए यहाँ तक, हम ही जाने किस मुंह से आए यहाँ तक, हुआ क्या अगर आपने बेरुखी की, क्या बात है, वाह। हुआ क्या अगर आपने। अगर और आपने आखिरी शेर बेरुख, जो बहुत बहुत तवज्जो चाहता है, गजल बन गई जीनत बज़्म इशरत, वाह। गजल बन बन गई, गई जीनत बज़्म इशरत, गजल को ने इफलास में खुदकुशी की, हाय हाय, गजल क्या को ने, बात। गजल बन गई जीनत बज़्म इशरत, गजल को ने इफलास में खुदकुशी की। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। राजीव चक्रवर्ती हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और शायर हैं हम सब। बहुत जबरदस्त शायर हाँ है भाई, जी हाँ। जानता हूँ। तो राजीव भाई किस कह रहे भाई हैं को। कि घर की रोटी वाले शेर का जवाब नहीं, वैसे रदीफ हाँ, आपने कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया, वाकई। ये अगर राजीव की तरफ से आ रही है हम्म, तारीफ, तो मेरे लिए बड़ा एजाज है बहुत एजाज है जी। भाई। मैं बहुत सिर्फ मोतरफ हूँ इनकी शायरी का। राजीव भाई सिर्फ मोहतात प्रोग्राम में आने की नहीं, तारीफ में भी बहुत एहतियात बरतते हैं। और आप बिल्कुल बड़ी खुशबख्ती कि आज ये आवारा गर्दों के दरमियान मौजूद हैं जी। राजीव चक्रवर्ती खुद वाकई बहुत संजीदा और अच्छे शायर। जी। और जिन दोस्तों को पता नहीं वो उनको पता है कि यूएस से देख रहे हैं राजीव भाई। बिल्कुल। अब्बास फहमी साहब एक अच्छा सवाल कर रहे हैं, इन्होंने लिखा नहीं कि कहाँ से देख रहे हैं। कितनी हैरत की बात है कि बोगा सीरीज में जो जीरो लैंड का टेलीविजन दिखाया गया, आज वो होलोग्राम की सूरत में मौजूद है। इतनी दहाइयों पहले इब्न सफ़ी के जहन में साइंसी आइडियाज कहाँ से आते थे? क्या वो साइंसी रिसाइल का मुताला करते थे? इट्स अ गुड क्वेश्चन हियर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जाहिद भाई जो शायद उस साइंसी रसाइल में भी ना हो, नॉवलों में भी ना हो, मगरबी लिटरेचर में भी नहीं थे। लेकिन ये तखय्युल होता है। तखय्युल है। मतलब वो जो बातें हमारे तखत उड़ाते थे उसमें क्या कहते हैं तिलिस्मी, उसमें तिलिस्म होशरुबा में, हवाई जहाजों में लोग जा रहे हैं कि नहीं वो, और तुरंज मारते थे और धमाके ग्रेनेड मार देते हैं, या आपस में गुफ्तगू हो रही है या कुछ, वो तो सारी चीजें अब उसी तरह से हो रही है ना। तो बिल्कुल। तखय्युल इसी तरह से तखय्युल। काम करता है जी। हम्म, तो बहुत सारी चीजें, एक अगर आप क्विकली मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज जी करूंगा जी केस। जी। भयानक जजीरा, जो लोग पढ़ने वाले हैं वो फौरी तौर पर पहचान लेंगे। भयानक जजीरा में एक जजीरे का तस्वर दिखाया है जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, और वहाँ के लोग किसी को आने नहीं देते थे, और वहाँ पे कोई भी जाता था तो बस वो उसको मार मूर के गायब कर देते थे। फरीदी लेके जाते हैं टीम पूरी, और रशीदा एक कैरेक्टर है अनवर और रशीदा का। रशीदा वहाँ की शहजादी साबित हो जाती है, वहाँ के लोग आ जाते हैं कि ये इंडिया में रखी हुई थी हमने, अब इनको हम लेके जा रहे हैं, या फरीदी के मुल्क में रखी हुई थी, वहां से हम इनको लेके जा रहे हैं। तो वो जब वहां जाते हैं तो अब्बू ने पूरा उसका नक्शा लिखा है कि यहाँ गए, फिर इस आइलैंड में गए, फिर उस आइलैंड में। तो मैं उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया उस पे, क्या कहते हैं, गूगल मैप्स पे। पता चला ना जिस एरिया में वो एंड अप हुए वो आजकल कहलाता है बर्म्यूडा ट्रायंगल। ओहो। अच्छा, अब्बू ने ये किताब लिखी थी 57 में, और बर्म्यूडा ट्रायंगल को, ये नाम बर्म्यूडा ट्रायंगल 1960 में दिया गया पहली दफा, और उसकी ये सारी चीजों को कंपाइल किया गया कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आपका मुसन्निफ 3 साल पहले उस चीज को का इदराक करके खबरों से या जहाँ से भी उस पे फिक्शन क्रिएट कर चुका था, हम्म। और वो लोग 3 साल बाद उनको जहाग आई और उन्होंने उसको उसका इजहार किया। तो ये है तखय्युल की हाँ बिल्कुल हुजूरकारी। बिल्कुल। निगार अजीम साहिबा हमारी दिल्ली की बहुत अच्छी फिक्शन निगार, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। और निगार अजीम भी शामिल हुई हैं कि और तारीफ कर रही हैं कि क्या बात है, बहुत वाह वाह। अच्छा जनाब, अब्बास फहमी साहब सवालात अच्छे अच्छे कर रहे हैं मगर ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा टाइम हुआ चाहता है जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें हम कर लें, पूछ लें। तो जनाब,
आज इब्ने सफ़ी को जिंदा रखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है? साहब हम कुछ नहीं कर रहे, बता रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने उनको, जावेद भाई आप क्यों आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं? इसलिए कि आपने जिंदा रखा हुआ है। और ये जितने यहाँ पे आ रहे हैं आपकी चैट पे और जो लोग शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा जितने फैंस हैं वो उनको पढ़े जा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम उनको पहुंचाते रहें किसी न किसी सूरत, पब्लिश करते रहें, किसी और फॉर्म में लेके आए ताकि वो कर सकें। तो हमारा काम तो, हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, काम तो आप लोग कर रहे हैं भाई। आप लोगों का बहुत शुक्रिया है और हम आपसे मोहब्बत करते हैं इसके लिए कि वाह, आपने उनके पैगाम को जिंदा रखा हुआ, उनके मिशन को जिंदा रखा हुआ और उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और नस्ल दर नस्ल अब अपने बच्चों को लेके दे रहे हैं। जाहिद भाई इस वक्त स्कूलों से ऑर्डर आते हैं पूरे पूरे सेट के, और स्कूलों वाह, में होमवर्क दिया जाता है उस पर, इमरान सीरीज के ऊपर। खुद मेरे बेटे ही क्लास में जब वो छोटा था तो उन्हें नहीं मालूम था टीचर को कि क्या है, लेकिन सबको दिया हुआ असाइनमेंट कि इमरान की टीम के लिए एक किरदार क्रिएट करें और समर के बाद आप लिख के लेके आए उसके ऊपर। वाह। तो अब ये देखिए लोगों ने जिंदा रखा हुआ है, हम क्या जिंदा रखेंगे भाई, आपकी मोहब्बत में जिंदा रखा हुआ है। बहुत प्रोफेसर शुक्रिया। खालिद जावेद मेरे बड़े फाजिल, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही संजीदा नावल निगार हैं, और मगर इब्ने सफ़ी के दिलदादा हैं। इनकी कोशिशों से इंडिया में कुछ रिसर्च का काम हो रहा है। मेरे ख्याल में एक एमफिल हो चुका है, और जाम मिलिया इस्लामिया में भी काम हो रहा है। इसके बारे में दोस्तों को बताएं, आपको क्या खबर? खालिद भाई ने काफी काम कराया है। मैं सॉरी डॉक्टर खालिद नहीं कहता उनको, नहीं, खालिद जावेद डॉक्टर में जावेद खालिद, भाई, हाँ। क्योंकि हमारा जो उनसे ताल्लुक है वो ज़्यादा करीबी है। और उन्होंने जो वो बताते हैं, ज़ाहिर है बचपन से उनके वालिद उनको पढ़ के सुनाया करते थे, तो वो तो ये कहते हैं मेरी सांसों और खून में इब्ने सफ़ी उतर चुका है। जितनी जितनी गहराई से वो समझ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं तो नहीं समझ सकता उतनी गहराई से, जितनी जो बारीकियां वो निकाल लेते हैं। और ये एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो उन बारीकियों को समझता है, जब भी फिर वो कहता है कि इस पर रिसर्च करो। और मुझे यकीन है कि वो अपने जो तलबा हैं जो उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको वो राहें दिखा रहे होंगे कि वो जो महासिन है उनको निकाल के दिखा रहे होंगे, और फिर यही चीजें अमर हो जाएंगी। वाह। अबू को किसी एजाज की जरूरत नहीं है, किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग जो काम कर रहे हैं जिस मोहब्बत से, वो उनको जिंदा रखेगा और आगे लेगा। खालिद भाई का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। नहीं, हमारे खालिद भाई का इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, और जी जी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था मुझे। आज वो हमेशा जिक्र करते हैं। इसमें आज आते वो, हमने उनको टैग किया था, मगर क्योंकि ये डिनर का टाइम है और गर्मी के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो यकीनन कीजिए अच्छे दावत में चले गए होंगे, इसलिए नहीं आ सके। मगर उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। मौलवी अब्दुल हक जैसे संजीदा उस्ताद ने कहा था कि उर्दू पर इब्ने सफ़ी का एहसान है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? ये तो उनकी बड़ाई थी, वो ज्यादा बेहतर समझ सकते थे। असल में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि, और जो बाद में अब लोगों ने रिसर्च की और किया कि उर्दू की तरफ लाने में या उर्दू को एक वक्त में सहारा देने के लिए ये नॉवेल्स बहुत अहम हो गए थे। हाँ, मुझसे दो मुख्तलिफ लोगों ने ये बात की। फिन थिएसन साहब थे जो जो हैं उसमें ऑस्लो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, जासूसी दुनिया इमरान सीरीज। तो मैंने उनसे कहा क्या कहना यार, अब तो मैं आशिक हो गया हूँ। और यहाँ से पूरा सेट लेके कराची से वो गए थे, तो कहने लगे मैंने पढ़ाने के लिए शुरू किया था और डॉक्टर अबुल खैर कश्फी मरहूम साहब ने उनको इस पर लगाया, तो फिर वो हो गए। दूसरे अभी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में डॉक्टर ग्रेगरी मैक्सवेल ब्रूस हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं अब्बू पे, और उन्होंने वहाँ पे एक कोर्स कराया बर्कले में अब्बू के ऊपर। और उसमें मतलब पूरे सेमेस्टर का, और उसमें 3 नॉवल अब्बू के पढ़ाए गए। उस पर एक तकरीब हुई जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया भी था। तो ये उनसे भी मैंने कहा कि बड़े बड़े अदीब हैं अदब आलिया में, और आप लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, इब्ने सफ़ी पे आप करा रहे हैं, मतलब वो बीइंग डेविल्स क्यों? एडवोकेट। आई वाज आस्किंग, उन्होंने कहा माफ कीजिएगा आप लोग पहचाने ही नहीं उनको। अब ये एक गवाही बाहर से आ रही है, उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है कोई। उन्होंने रिसर्च की है शिबली नोमानी पे, इस पे उन्होंने कहा इनकी जो नस्र है वो बहुत मुनफरिद है। और उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि जो अभी एक बात हो रही थी कि दिलेर मुजरिम का उन्होंने तर्जुमा भी किया उर्दू में। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दे दीजिए, मैं उसको पब्लिश कराता हूँ उर्दू तर्जुमा, अंग्रेजी तर्जुमा माफ कीजिएगा। तो अंग्रेजी तर्जुमा में उन्होंने ये कहा कि दिलेर मुजरिम का मरकजी ख्याल जो है वो
एक अंग्रेजी नॉवेल से लिया गया था, आयरनसाइड्स लोन हैंड। तो अब उसमें ये था, उन्होंने कहा अगर मैं इसका अंग्रेजी तर्जुमा करूँ, लोग कहेंगे कि एक नॉवेल का अंग्रेजी में उर्दू में तर्जुमा हुआ, फिर उसके बाद आपने उसको इंग्लिश में तर्जुमा किया, तो ये क्या बात है। उन्होंने कहा मैंने तर्जुमा इसलिए किया कि वो उस जिससे अडाप्ट किया गया था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उन्होंने उस पर रिसर्च की। कहने लगे पहले मैं वो मकाला शाये करना चाहता हूँ कि ये आयरनसाइड्स लोन हैंड से किस तरह मुख्तलिफ है, जिसमें फरीदी और हमीद इंट्रोड्यूस कराए गए। उन्होंने कहा टोटली अलग है ये, और ये जब ये मैं मुकदमा लिख लूंगा तब फिर मैं वो नॉवल शाये करूंगा अपना अंग्रेजी तर्जुमा। तो फाद हुसैनी ने शायद ये सवाल अभी किया था, तो उनका ये जवाब है कि हम उनके लिए मुंतजिर बैठे हैं कि वो जरा सा कर दें। कराची में भी एक अदीब हैं और उस्ताद हैं, उन्होंने भी इस पर एक तवील एक मकाला लिखा है इसी नावल के ऊपर कंपैरिजन में। हुमैर रहमान पूछ रहे हैं कि इब्न सफ़ी को किसी कोर्स में शामिल किया गया या नहीं, यानी पाकिस्तान, इंडिया में तो। जी जी, उमैर साहब सलाम है, ये हमारी बड़ी पुरानी करम फरमाए, मेरे बड़ों की तरह से हैं हम लोग। कई जगहों पे साथ रहे और अभी मुलाकात हुई थी हमारी। तो ये अब्बू को यहाँ पे शामिल किया गया है कोर्स के अंदर। पंजाब में डीपीएस एक स्कूल का सिलसिला है, एक सीरीज है, वहाँ पे बाकायदा जो उर्दू का कोर्स है उसमें उनके एक्सर्प्ट्स हैं, जो माशरती उलूम है उसमें उनकी उनकी शख्सियत के बारे में और दूसरी चीज़ों को शामिल किया गया है एक मुसन्निफ की हैसियत से। और अभी एक और मुहिम क्या, एक कैंपेन ही समझ लीजिए, एक इदारे की तरफ से है, इशाती इदारा है जिनसे बात हो रही है। वो एब्रेज्ड एडिशन जो होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े जो शाहकार होते हैं उनको बच्चों के लिए आप उसको एब्रेज्ड एडिशन उसके शाये करते हैं, उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी उसकी मतलब उसे करके इख्तिसार करके, उसका ये है कि वो स्कूलों में फिर कोर्स के तौर पे नॉवेल्स उनको पढ़ाया जाएगा। ये तो उन्होंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था ये, तो आ रहा है वहाँ से एकेडेमिया से अब आ रही है इस चीज़ की ज़रूरत कि इसको किया जाए, और हम जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ पे हम तैयार हैं और मदद करेंगे। इंडिया में भी अब्बू की शायरी को शामिल किया गया है मुख्तलिफ कोर्स की किताबों में, वहाँ से डिटेल मिल सकती है। मिसबा अहमद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये दुबई से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि शुक्रिया, एक लेजेंड की याद दिला दी आपने, बड़ी अहम मालूमात फराहम की। ये सच है कि हमने उनकी कदर नहीं की जिसके वो मुस्तहक थे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल बिल्कुल यही होने जा रहा था, मिसबा भाई जो पूछा है कि क्या आपको आज लगता है कि इब्न सफ़ी को उर्दू अदब में वो मकाम मिल गया जिसके वो मुस्तहक हैं? मकाम तो दे दिया था पढ़ने वालों ने, जिनका अभी मैं शुक्रिया अदा करके बैठा हूँ। बिल्कुल। अब्बू ने कई जगह ये लिखा कि मुझे किसी मकाम की ज़रूरत, किसी एजाज़ की, अपने जैसे किसी इंसान से किसी एजाज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग उनसे कहते थे अदब की खिदमत कीजिए ताकि कोई अदबी इनाम मिल सके या कुछ, तो उन्होंने कभी इसकी ना कोशिश की, ना कभी इसके चक्कर में वो पड़े। उन्होंने यही कहा कि जो मेरे कारी हैं, जो मेरी किताबें लेते हैं, पढ़ते हैं मोहब्बत से, वही मेरा इनाम है। और एक और जुमला उन्होंने इसी तरह कहा कि जो कुतुब फरोश हैं उसको करेंसी नोट की तरह से समझते हैं, तो इससे बढ़कर इनाम क्या होगा कि किताबें ऐसे हाथों हाथ जा रही हैं। तो अब्बू का ना हमें भी कोई इसकी वो नहीं रही। अब जाके ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत ने उनको सितारा इम्तियाज़ दिया, तमग़े इम्तियाज़ से ऊपर का लेवल है वो, और उनको उनकी ज़ाहिर के पजीराई की और उसको एक तरह से रिकग्निशन के उनका इतराफ़ किया गया। उनकी जिंदगी में हुआ ये? नहीं, ये अभी हुआ है, ये 2019 में हुआ, सदारती ऐलान हुआ। उनकी जिंदगी में नहीं हुआ, कोई भी अवार्ड उनको नहीं हुआ पोस्टह्यूमसली बाद अज़। तो मेरे ख्याल में इमरान सीरीज में नीले परिंदे की जो तस्वीर हम लोगों ने दिखाई थी, कीमत सिर्फ ₹1 थी। मुझे ये बड़ा क्यूरियोसिटी कि सब ये ₹1 में किताब कैसे छपती थी? उस वक्त सस्ते का जमाना था, एक रुपया जो था। अच्छा, अब्बू की एक खास बात थी, अब्बू उस वक्त भी किताबें महंगी भी छपती थी, लेकिन अब्बू ने हमेशा ये कोशिश की कि उनकी किताब एक्सेसिबल हो, रीचेबल हो लोगों के हाँ, लिए। ये है। तो ये खास वो कोशिश करते थे कि न्यूज़ प्रिंट पे हो या कुछ, और अगर कभी किताब की कीमत बढ़ानी पड़ी तो वो चवन्नी बढ़ती थी, और उसका भी एक हंगामा मचता था, और पेशरस में लिखा जाता है कि कसाई ने बकरे के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया है, फला चीज, कागज नहीं आ रहा, फला।
तो फिर चवन्नी बढ़ाते थे। मैं यही कहता हूँ वो चवन्नी भी जब लाइब्रेरी वाला खरीद के उसको चलाता है और वो 100 लोग और पढ़ते हैं एक किताब को, तो आप अंदाजा करें रीडरशिप कहाँ जा रही है। वो चवन्नी कितने हिस्सों में लीरा लीरा होके, टर्किश लीरा नहीं मतलब लीरा 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 होके वो निकल जाती थी। तो याद है कि ₹1 60s और 70s में याद है मुझे कि बेशतर नॉवेल जो थे वो जैसे कि आप बता रहे हैं वो पेपर बैक पे और न्यूज प्रिंट पर हुआ करते थे। जब बाद के नॉवेल उनकी जिंदगी में बाद के नॉवेल की क्वालिटी बेहतरी कागज की ऐसे कुछ भी बेहतर हुए थे, लेकिन कीमत उन्होंने नहीं बढ़ाई। वो मुनासिब अपनी जिंदगी में तो उन्होंने यही किया था कि उसको एक कीमत का जो तनासब था वो ऐसे रखते थे कि लोगों की पहुंच में हो। और हम लोगों ने भी जो किया तो उसमें एक एतराज होता है, बहुत अच्छी बात कर दी आपने, बल्कि एक बड़ा एतराज होता है कि लोग इंडिविजुअल नॉवेल्स पसंद करते हैं कि हमें अलग अलग मिले और हम वो पढ़ें। हमने किया ये कि एक जैसे 16 सीरीज है तो उसको एक जल्द में कर दिया, 4 नॉवेल एक में आ गए। उसके पीछे यही आइडियोलॉजी थी, यही ख्याल था कि 4 नॉवलों को इकट्ठा करने से जो बाइंडिंग की कॉस्ट है, टाइटल की सब कॉस्ट है, बचेगा। दूसरी चीज सब खत्म हो गई आपकी, और वो मल्टीपल हो जाती है ना। और वो जाहिर है कि जो खरीदार है, जो रीडर है, उसके पास जाती है। तो अब्बू की आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए उसको मुख्तसर किया गया ताकि वो फिर भी कीमत ऐसी रहे ताकि वो खरीद सके। नहीं वो कीमत फिर क्या रही फिर जो ये चार को एक साथ किया गया जब उससे कीमत पे कमी आई, मतलब यानी हर दौर में चूंकि कीमतों का अभी कुछ अरसे पहले तक आप चंद 10 साल पहले तक वो 195 की थी, अब शायद 200 की हो कि 250 की हो, इस तरह उसकी कीमत हो गई। दो लेकिन ढाई जो सौ भी बहुत कम है। कदर, बहुत हाँ मतलब कदर काफी गिरी है रुपए की। लेकिन उसके हिसाब से जो अदबी किताबें होती हैं उनको मैं देखता हूँ 1200 हाँ 1500 बहुत ज्यादा। इससे कम। आमतौर पे जो रिसाले हैं, अदबी मैगजीन्स हैं, वो भी 1200 1500 रुपए से कम नहीं होते। तो वहां पे अभी भी अबू किताब नहीं पहुंची, कोशिश करके उसको नीचे रखते हैं कीमत को। तो साहब आपके नजदीक सक्सेस यानी कामयाबी क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करते हैं? मैं कामयाब, मैं अब्बू की मिसाल देता हूँ ना कामयाबी की। कुछ मतलब आराम से सुबह उठता हूँ और काम वाम करके रात में सुकून की नींद सोता हूँ, कोई गोली नहीं लेनी पड़ती मुझे। कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही कामयाबी लोग बिल्कुल। मोहब्बत से आप देखें, कमेंट्स पढ़ लें, ये सारे मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, वाह। अब्बू के मोहब्बत। मैं भी कामयाब, मेरे वालिद भी कामयाब। ये है कामयाबी। पैसा रुपया ये सारी चीजें तो आगे पीछे की चीजें। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत दौलत होती है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं। हमारे पास ये मोहब्बत है जो हम वहां तक लेके जाएंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? उर्दू के साथ कम वक्त मिला, बिल्कुल। बस ये गिला है। और मेरा ख्याल है सब करने वालों को हम्म। दिल चाहता है कि वो कुछ अरसे और रहते तो पता हम्म। नहीं और क्या क्या। जो कह गए वही ठहरा हमारा फन असरार, जो वाह कह गए वही ठहरा हमारा, जो कह ना पाए न जाने वो चीज क्या होती। क्या बात है, तो वाह 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 वाह। ये नहीं, मेरे साथ ये भी यही सान्या हुआ कि हमारे वालिद भी बहुत ही जवानी में 49 के थे जब चले गए। तो उन्होंने यानी उन्होंने ही कलम की कुव्वत से रोशनास कराया था, मगर वो नहीं देख पाए। हमारी 17 किताबें, वो पहली किताब भी नहीं देख पाए मुझे ये। आप फिक्र नहीं करो, देख रहे हैं जहाँ हैं अच्छी जगह है और देख भी रहे हैं, खुश भी हैं, उनको तोहफे भेजते रहा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जिगर अहमद सफ़ी भाई, आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया। जाने का तो दिल नहीं कर रहा, मगर बेगम कहती बहुत मजा कि आया मुझे तो वाकई। हाँ चाह रहा है कि अभी महफिल चलती रहे महफिल देर के चलती रहे। बाद। हाँ लोग अभी छोड़ने के मूड में हालांकि नहीं है जी। नहीं, बहुत मोहब्बत, जाते बहुत जाते मोहब्बत से। और आपने इब्ने सफ़ी को की खराज अकीदत को 4 चांद लगा दिया हुजूर। अगर कोई खास बात रह गई हो तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। कोई चीज ऐसी रही नहीं, ये मुझसे ज्यादा ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, उनके पास बहुत खजाने हैं। वो आपको मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी बता रहे हैं मुख्तलिफ चीजें जो जो हम लोग शायद डिस्कस कर ही नहीं पाते। इतना लंबा वक्त चाहिए कि दिन निकल जाए और पूरा मतलब जिक्र उस परिवर्ष का और फिर बयां अपना नहीं आप चलता रहे।
ये अब तो जरूरत है कि साहब ये एक आध प्रोग्राम से नहीं होगा, ये पूरी सैर हासिल बात जो है वो उसके लिए एक संजीदा कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। और कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मुझे पसंद है जो कि यहाँ वेस्ट का मामला है कि साहब गोल मेज कॉन्फ्रेंस टाइप की चीज़ हो कि साहब उसमें इंटरैक्टिव, हाँ, जो कि बिल्कुल बिल्कुल, जो कि ये आवारगी में आज कुछ की हद तक हो जरूरत रहा है। है। हाँ, कि साहब ये हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जितने करम फरमा है, उन्होंने ज्वाइन किया और सारी दुनिया से। तो दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया, खुसूसन इब्ने सफ़ी फ़ैन क्लब का, कि तमाम शुरका का जिन्होंने जो आज पहली बार भी हमारे यहाँ आए, उन सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनको आप हम लोगों ने देख लिया, अब आपने रास्ता दिखा दिया, सब आते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, देखिए। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं साहब, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों और उर्दू के ताज़ेदम शहसवारों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बता दिया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग ता देर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते अगस्त 19 2023 हमारे मायानाज मेहमान सिल्वर जुबली ड्रामा इश्क जले तो ऐसा जले के राइटर डायरेक्टर मोहतरम मुजीब खान होंगे, और इश्क का मुख्ता दोहराने के लिए जरूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत तो शुक्रिया। हुजूर आप एक लम्हा रुकें, दोस्तों को मैं